उस कहानी में ये उसमें ये होता है कि हमें कदर नहीं होती जब तक नेमत छीन नहीं जाती। तो उसमें ये होता है कि जब उनका ये होता है कि अब सरकारी तौर पे ऑर्डर आ गया है कि अब जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज होगी उनकी सरकारी, तो उसमें जो फ्रेंच लैंग्वेज है तो उसमें उनका लास्ट लेसन होता है। तो उसमें वो पोइट ना है काफ़ी ज़्यादा वो एग्जैजरेट करता है चीज़ों को। रियलिटी भी यही है कि तब उनको एहसास होता है कि हमने अपनी ज़बान को अब, पहले जो इतना अरसा हम नहीं पढ़ते थे, नहीं समझते थे, तो अब ये लैंग्वेज जो है अब इंग्लिश में हो गया, तो अब नए सिरे से हमें दूसरी लैंग्वेज सीखनी होगी। मुझे आज लग रहा है कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो कैसी फीलिंग्स आ रही होंगी कि कुछ सीखा कुछ नहीं सीखा, ऐसा लग रहा है? बहुत एंजॉय किया, कुछ सीखा, कुछ पहले से पता था मगर बहुत एंजॉय किया। जी बिल्कुल। बस अप्लाई की है चीज़ें, तो बहुत सी इंसान ज़िंदगी में चलता सीखता रहता है, और दुनिया में नॉलेज अल्लाह ताला ने हर तरह का बहुत दिया है। अब उस पे हम फोकस कितना है, उसकी हम प्रैक्टिस कितना करते हैं, और उसे हम दोहराते कितना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी अपनी इंटेंशन पे भी, हमने कितना स्ट्रांगली किसी भी कोई भी चीज़ अगर सीखना चाहें या खुद के अपने बिहेवियर चेंज करना चाहें, तो उसमें हमारी इंटेंशन ही मैटर करती है। फिर जो चीज़ लर्न करते हैं, जो आपको ये चीज़ पता होगी, जो डिके मेमोरी हमारी, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी जो चीज़ें जाती हैं, तो कुछ जो है ना 24 आवर्स के अंदर 50% कुछ इस तरह से परसेंटेज है वो डिलीट हो जाती हैं। फिर कुछ जो है ना 1 हफ्ते के अंदर हो जाती हैं, कुछ जो है 2 महीने के अंदर। ये शुरू में भी मैंने ये चीज़ें बताई थी कि इसी बेस पे जो मिड टर्म भी हो रहे हैं, इसी बेस पे क्लास में जो पढ़ाया जाता है तो दूसरे दिन रिवीजन की जाती है कि ह्यूमन मेमोरी का ये तकाजा है कि चीज़ें भूलती हैं। तो उस टाइम तो पूरे का पूरा समझ आ रही होती है, और बाद में ये होता है कि इंसान जो है ना अगर वो रिवीजन नहीं करेगा उसको, तो वो उसके माइंड से वो चली जाएंगी। उसमें ये भी एक रीज़न भी है कि हम जिस नीयत से करते हैं, अगर मेरी नीयत होगी कि मैंने खुद को चेंज करना है और फिर मैंने अपना इल्म आगे देना है, तो डेफिनेटली मेरी वो नीयत जो होगी वो काम आएगी। तो इसी तरीके से अगर हमने नीयत रखी होगी तो मैसेज पे आता ही है। अगर साइंटिफिक वे में दें तो देखिए, ये हमारी अफर्मेशन है। अगर मैंने अपने माइंड को ये अफर्मेशन दी कि मैंने जो इल्म लिया है तो इसको मैंने खुद भी इस पे इम्प्लीमेंट करना है और मैंने आगे भी करवा, अब माइंड को पता चला कि हाँ ये काम मैंने करना है। अब जिस तरह से हम कहते हैं कि देखूंगा कर लूंगा, उसका मतलब है हमने तो उस माइंड को तो कमांड ही नहीं दी। वो क्या, उसको ये पता चला अच्छा ये कोई यूजलेस चीज़ है, देखूंगा, उसने वो उस पर कोई वर्क नहीं किया। वही हमारे जो फिल्टर थे उनके तहत उसने डिलीट डिस्टॉर्ट करके ख़त्म कर दिया। तो जितना हम माइंड को स्पेसिफिक होके, जो लास्ट लेक्चर में मैंने जोर दिया था और वो मैंने भेजे भी हैं कि हमारा सबकॉन्शियस काम कैसे करता है, अगर उस पर हमने फोकस हुए कि हमारा माइंड स्पेसिफिक चीज़ों को मांगता है, स्पेसिफिकेशन है कि हमें चाहिए क्या, तो चीज़ें हमें मिलती हैं। तो आज के लेक्चर में भी थोड़ा सा ये चीज़ें भी करूँगी, और कुछ चीज़ें अभी तो एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मतलब 1 नोस्ट्रल, राइट नोस्ट्रल ब्रीदिंग और लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की बहुत टाइप्स हैं, जो कि कोई माइंडफुलनेस के लिए, कोई हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो स्ट्रेस एक्टिवेट हुआ होता है, जो हमारा फ्लाइट मोड लगता है, उसको काम डाउन करने के लिए वो डीप ब्रीदिंग वाली है। तो जो अभी आज हम करते हैं, तो एक नोस्ट्रल पे उंगली रख के तो एक से ही ब्रीथ करें और एक से ही आउट करें, फिर थोड़ी देर के लिए इस पे रख के तो राइट से ब्रीथ करें, राइट से आउट, फिर दूसरे चक्कर में जो है एक नोस्ट्रल से ब्रीथ इन करनी है और एक से आउट करनी है। ये थोड़ी देर के लिए मैं काउंट करती हूँ। पहला जो एक सर्कल हम जो है ना उसके 3 सेट करते हैं, फिर दूसरे केस करें और अपने आप को रिलैक्स फील करें। तो ये जो है लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीथ करें, नाक से ही ब्रीदिंग छोड़नी है। 1 2 3। अब राइट और लेफ्ट एक से लेते हैं, एक नोस्ट्रल से ब्रीद इन करें और एक से आउट करें।
ये 3-4 सेट करें और फील करें खुद को कैसा लगा। जब कभी भी आपको लगे थोड़ा सा स्ट्रेस सिचुएशन ऐसी है, तो अपनी जो है ना ब्रीदिंग टेक्निक, ये दोनों, एक तो डीप ब्रीदिंग वाली है और एक ये जो मैंने नोस्ट्रल वाली बताई है, क्विकली अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है, कोई सोच आपको बार बार तंग कर रही है, कोई ऐसा स्ट्रेस है, तो फ़ौरन से अपनी ब्रीदिंग पे जो है ना वो इस तरह की ब्रीदिंग कर लें। और बाज़ जगहों पे जहाँ पे इंसान को फ़ौरन जो स्ट्रेस हो रहा होता है, तो मतलब ऐसे तो नहीं कर सकते किसी ऐसी मीटिंग में या कहीं आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, तो उसमें भी जो ब्रीदिंग वाली टेक्निक है उसमें तो सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को देखना और आंखें जो है ना नीची करके, तो यहाँ पे ऐसे फिगर ऑफ 8 बनाना है। ये भी एक टेक्निक है जिन्होंने अप्लाई किया है। ज़रा अब टेक्निक तो मैंने काफ़ी ज़्यादा दी है, अब इस पे जिसने इम्प्लीमेंट किया होगा उसको रिजल्ट पता होगा। अगर उसको जिसने नहीं इम्प्लीमेंट किया वही चीज़ है, उसको सीरियस लिया होगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा। और ये क्विक जो है ना आपके माइंड को शिफ्ट कर देता है। क्विक, कोई स्ट्रेस हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ है, तो ये क्विक चीज़ें जो है ना आपके माइंड को फ़ौरन डाइवर्ट कर देती हैं। तो ये तो हाथ से मैं लिख रही हूँ ना फिगर ऑफ 8 यूँ, वर्टिकल और ये दूसरा हॉरिजॉन्टल, ये तो इस जगह का मतलब ये है कि मेरी आंखें दोनों यहाँ जाएं, आंखों से करना है। अब आप करके देखें, आंखों से फिगर ऑफ 8 बनाएं। मतलब आपकी जो आईज हैं, आप जो देख रहे हो तो अपने नोज की टिप को देखें और आंखों से लिखें। मूवमेंट आपकी आंखों की होनी चाहिए कि आप 8 बना रहे हैं, वो वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। उसको कहीं खड़ा भी और लेटा हुआ, सिंपल सी बात, यूं और यूं 8 बनाएं। अब मैं किसी पेपर पे लिख के दूं, जो फिगर ऑफ 8 बनाना है, ये क्विक रिलीव है। और आप ये करके देखिए, जब कभी स्ट्रेस में हो या बार बार कोई थॉट आपको तंग कर रही है, वो पीछा नहीं छोड़ रही सोच, तो उसमें आप ये करके देखें, ये फौरन काम करता है और ये बहुत अच्छी टेक्निक है। बीच में शायद मैंने एक स्लाइड दिखाई कि नहीं, एक और टेक्निक भी है कि जिसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ये देखें 8 ऐसे, ये शायद नजर आ रहा है, और ऐसे लेटा हुआ। तो उसमें यह है कि जब कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो कि आपको बार बार जहन में आ रहा है और तंग कर रहा है, तो उसमें एक चीज़ ये है कि शायद मैंने वो शुरू में स्लाइड दिखाई नहीं या दिखाई थी, वो ऐसे एक बहुत सा जेंट, बहुत बड़ा सा जो कॉलोनियल या कोई ऐसी बड़ी चीज़, वो देखें कि आप वो हैं और वो जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल छोटा है। तो जब हमारे माइंड में ये चीज़ इमेजिन हो जाएगी कि प्रॉब्लम छोटा और मैं बहुत बड़ा हूं, तो प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, वहीं से खत्म हो जाएगा। ये कुछ समझ आई? दो टेक्निक्स की समझ आई है? नहीं आई तो बताएं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो फिगर ऑफ 8 की थी और दूसरी जो है अपने आप को अपने मसले से बड़ा समझे। वो आप देखें, वो बड़े जेंट आपने देखे कार्टून में भी कि बहुत बड़ा सा बने हुए हैं, अपने आप को विजुलाइज करें और प्रॉब्लम देखेंगे वो छोटा सा। मतलब ये भी हो सकता है जिस पर्सन से आपको प्रॉब्लम हो रहा है उससे अपने आप को इतना बड़ा करें, इमेजिन में आप देखें कि आप ऊपर चले गए, आप स्काई की तरफ हैं और वो जो बिल्कुल छोटे छोटे बोने नजर आ रहे हैं, आप उतने हाइट पे हों और जिनसे प्रॉब्लम है वो बिल्कुल बोने बन चुके हैं, इतने छोटे बन चुके हैं, और आप ऊपर से होकर उनको देख रहे हैं तो वो छोटे। कोई भी मसला भी हो सकता है, कोई पर्सन से भी। ये वाली टेक्निक भी आप करके देखें, ये भी बहुत वर्क करती है। ये क्विक है, ये 3 आपको दे दिए हैं। समझ आई इनकी या आगे चले? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आवाज आ रही है मेरी? जी लुबना क्लियर आ रही है। जी 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 जी। अच्छा, ये टेक्निक भी जो हमने अपने प्रॉब्लम को छोटा और खुद को बड़ा देखना है, आंखें बंद करके और इस तरह से थोड़ा इमेजिन करना है। जी, ये किसी की अगर कोई खोल के भी कि लोग कुछ की तो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होती है ना, वो ज़रा प्रैक्टिस के साथ भी होती है, कुछ की तो वैसे ही नेचुरल जो है ना विजुअलाइज बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर खुली आंखों से भी कर सकते हैं तो कर ले, अगर बंद से करते हैं तो करें। और एक बार वही चीज़ है जो आपको प्योर थॉट की तकनीक बताई थी, ये वही चीज़ है कि अगर आपके माइंड में 16 सेकंड तक कोई
डैमेज रह जाता है, तो वो उसके साथ ही आपने कंट्रोल कर लिया, जैसे एंग्जाइटी वाले, ओसीडी वाले, तो उनकी यही तो प्रॉब्लम होता है कि वो थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो यही चीज़ बताई जाती है कि 16 सेकंड तक रोक लें। वो अगर रोक सकते हैं तो फिर आपने लास्ट टाइम जो मैंने करवाई थी कि 37 सेकंड के साथ इमोशन अटैच होना शुरू हो जाते, फिर वो और स्ट्रांग हो जाता है। वरना यही मुश्किल होता है कि हमारी एक थॉट आई है, जब हम उसको रोकते हैं तो पीछे से और स्ट्रांग आती है, तो उस फिर जब दूसरी रुकती है तो तीसरी और स्ट्रांग आती है। फिर इस तरह से जब हम रोकने में कामयाब हो जाते हैं और एक ही थॉट को रखते हैं तो उसमें 68 सेकंड लगते हैं। 51 उसमें जो है ना, जो 68 पे विजुअलाइजेशन पूरा हो जाता है। और जब ये इंसान कामयाब हो जाए तो वो जो चीज़ उसने विजुअलाइज की, जो इमेजिन की, वो उसको ज़रूर मिलेगी। वो क्योंकि सब कॉन्शियस में जो चीज़ चली गई वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। उसमें यही है कि पहले इसके लिए इसीलिए जो मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अपनी जो है ना माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज, जिसमें मैंने चने वाली भी बताई थी, रूम में जो चीज़ें पड़ी हैं उनको रोज़ाना अपनी खुली आंखों के साथ देखें मेरे इर्द गिर्द क्या चीज़ें, ये भी माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज है। जितनी एक्सरसाइज माइंडफुलनेस की हम कर लेंगे तो फिर टूल आपके हाथ में, इनको जिस डायनामिक में आप यूज़ करें, आगे क्लाइंट को भी बताएं और ख़ुद भी इनको इस्तेमाल करें, इनका बहुत रिजल्ट अच्छा आता है। अब बिलीव क्या है ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा फिर इसी चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं। ये लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि मैं बंदे के गुमान के साथ हूँ, अगर मेरे बारे में अच्छा गुमान करे तो उससे वो मिल जाएगा, अगर इसने बुरा गुमान किया तो वो इसके लिए वही है। अब ये देखें, पर यकीन करना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। क्या एग्री करते हैं आप सब? हम तो बाबू पे करते हैं, हम पीरों पे करते हैं, हम फकीरों पे करते हैं, हम दूसरे पे कर लेते हैं लेकिन अपने ऊपर नहीं करते। ऐसा है ना? बाहर से हम कहेंगे लेकिन हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसमें हमें थोड़ी सी जोल होती है। हम बाहर तो सबके सामने ये मानेंगे कि हमें खुद पे बहुत बड़ा यकीन है, लेकिन जब कोई काम करने जा रहे होते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारा जोल आती है। बिलीव इन यूर सेल्फ द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। एग्री है ना? टाइप करें यस, आपका सब कॉन्शियस यस करेगा। आपको कोई कर ही नहीं रहा, सबको पता चल गया कि सब कॉन्शियस लिखे। गुड, ग्रेट, वंडरफुल, नाइस। देखें, बिलीव है ना, सूरज हर दिन आता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। मजबूत यकीन हार्मोन की सतह तब्दील कर देता है, जैसा ही हमने पहले भी पढ़ा है। ये वाली हमने स्टेटमेंट जो है ना इससे पहले भी पढ़ी थी कि जब हम, जो शख्स ये यकीन रखता है कि कोई चीज़ वो हासिल कर सकता है तो इसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सतह में 4.92% इजाफा होता है। जो शख्स ये यकीन रखता है कि वो हासिल नहीं कर सकता तो टेस्टोस्टेरोन की औसतन जो सतह 7.24% कम हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, बर्तानिया। अब देखें कि हम क्या करते हैं, हम टेस्टोस्टेरोन वो है जो कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है। तो ये फैसला आप देख लें कि खुद पे यकीन करने से बढ़ता है और खुद यकीन ना करने से कितना कम हो जाता है। 7%। अब देखें, बढ़ता तो है इतना, अगर कमी कितनी हो जाएगी? कमी तो ज्यादा हो रही है अगर हम खुद पे यकीन नहीं रखते तो। अब यकीन की किस्में क्या है? एम्पावरिंग बिलीव, लिमिटिंग बिलीव्स और डाउट। ताकतवर यकीन जो एम्पावरिंग है, ताकतवर यकीन हमारे ख्यालात, एहसासात और अमाल पर असरअंदाज होकर मतलूबा नताइज पैदा कर देते हैं। ऐसा ही है ना, हमने पीछे भी देखा है कि अगर हम अपने पर यकीन रखेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। ताकतवर यकीन की मिसालें, मैं जो कुछ करना चाहता हूँ मैं वो मैं कर सकता हूँ। कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं रियल में कि वो जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं? टाइप करें यस। आज के बाद तो करेंगे ना, सब टाइप करें। हाँ, आपने अभी यस किया तो इसका मतलब है कि आप कर सकते हैं और आपने अभी से अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज दे दिया और वो आज के बाद होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली।
मैं बहुत सी चीजों में अच्छा हूं। टाइप करें यस, एग्री करें यस आई एम, यस आई एम, क्योंकि आज आप चेंज हो रहे हैं, अपने माइंड को ये मैसेज दे रहे हैं। मैं मुश्किल गाहक को संभाल सकता हूँ, मतलब गाहक की जगह यहाँ रिलेशनशिप भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, सबके लिए टाइप करें, क्योंकि ये कमिटमेंट हो रही है और आप अपने माइंड को ये बता रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ। कोई भी काम है अपने आप को आप ये कहेंगे मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये अपने अपने सब कॉन्शियस को मैसेज दिया और आज के बाद आपको अपने पर इतना ही यकीन होगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं पूरे एतमाद हूँ, इसके लिए तो ये एक्सरसाइज भी करेंगे, मैं पूरे एतमाद हूँ और मैं अज़म करती हूँ या करता हूँ कि मैं आइंदा जो है ना हर वक्त पुरअज़म रहूंगी और रहती हूँ। एक्सीलेंट, ग्रेट, वंडरफुल जॉब, ग्रेट, वंडरफुल, ग्रेट। रिकॉर्ड यकीन क्या है? मतलब लिमिटिंग बिलीव, ये हम सब में होता है और ज्यादातर प्रॉब्लम यही क्लाइंट्स में भी, रिलेशनशिप में भी, बाकी लोगों के दरमियान भी प्रॉब्लम्स आती हैं। रिकावटी यकीन हमारे ख्यालात, एहसासात और अमाल पर असरअंदाज होकर मनफी नताइज पैदा करते हैं। ऐसा है क्योंकि अगर मैं आप सबको थोड़ी सी छोटी सी एक्सरसाइज करें कि जिस तरह मैंने अपने हाथ को अपनी आंखों के आगे रखा हुआ, ये देखें, अब आप क्या देख सकते हैं? सब अपने हाथ आगे रखे अपनी आंखों के, आपको क्या नजर आ रहा है? अब हाथ हटा लें, आंख के बिल्कुल करीब ऐसे करें। अब हाथ हटा के मुझे बताएं आपने क्या देखा? आपको हाथ के अलावा कोई चीज नजर आई? आपकी सारी दुनिया सिर्फ हाथ के गिर्द ही खत्म हो गई। तो यही लिमिटेड बिलीव है, जो हम यकीन रखते हैं हमें वही चीजें नजर आती हैं, उसके अलावा हमें कुछ नजर नहीं आता। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई बंदा अपने हाथ को आगे रख लेगा तो सूरज कितना मतलब वो एक बिल्कुल रियलिटी है ना, वो तो हमारा स्ट्रांग और एम्पावरिंग बिलीव है ना। तो अगर मैं यहाँ रख देती हूँ तो मुझे तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा, मेरे लिए तो सूरज भी छुप गया, क्योंकि मुझे तो सिर्फ यही नजर आ रहा है जो मेरे आगे है। इसी तरीके से जो हमारा बिलीव होता है वही हम देखते हैं, वही हमारे लिए रियलिटी होती है। तो फिर हमारा वो लिमिट हो गया ना, जो हमारे लिए ब्रॉड नहीं, हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी छोटा हो गया। हमने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको बढ़ाएंगे तो चीजें बड़ी होंगी। तो लिमिटिंग बिलीव वही है कि हमने चीजों को ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखना है और लिमिटिंग बिलीव को खत्म करना है। यकीन की मिसालें क्या हैं? मैं अपने ख्वाब की पैरवी नहीं कर सकता। देखें, मैं खूबसूरत नहीं लगता। अब तो ये फिक्र आपके लिए नहीं है, ये जो लोग कहते हैं उनके लिए, आपके लिए पिछले वाले थे, आपने उनके साथ एग्री कर दिया। मैं ग्रुप के सामने नहीं बोल सकता। अब हमने पहले वाले जो है ना वो बोल दिए, हमारे लिए वही है। अब कभी अगर ऐसे कोई फिक्रे होंगे तो उनको आपने एम्पावरिंग बिलीव के साथ रिप्लेस करना, इसको कंट्रास्ट एनालिसिस कहते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वो मैं कह नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आप जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, आप असर्टिव हैं, आप विद इन लिमिट्स, विद इन रिस्पेक्ट के तहत अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। अगर आप जो कुछ कहना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट के साथ आप अपनी बात को कह सकते हैं। बोलें यस, टाइप करें यस, ताकि आज के बाद आपको जिन किसी को इस तरह का भी इशू है कि वो बात करे, क्योंकि इंसान का ये राइट है, ये ह्यूमन बेसिक राइट है कि उसको जब चाहे वो किसी को नो करना चाहे तो वो नो कर सकता है, क्योंकि ये इंसान का राइट है। इंसान का राइट है कि वो गलती कर सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन जो नेचर है उसमें मिस्टेक्स हैं, इसलिए खुद को सजा या खुद को क्रिटिसिज्म और उसमें हम सोच रहे होते हैं। लेकिन कभी गलती हो जाए तो अपने आप को सोचना है कि मैं ह्यूमन हूं और मेरा राइट है कि मैं गलती करूं, इसलिए गलती करके उसमें से सीखना है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि हम उस गलती के पीछे खुद को बहुत ज्यादा सजा दे रहे होते हैं, वो नहीं देनी। वो ये सोचना है कि मैं ह्यूमन हूं और मेरे से मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब शक, तीसरा हमने पढ़ा था, एक पहला एम्पावरिंग हो गया, नंबर 2 पे था लिमिटिंग बिलीव, नंबर 3 पे शक। अब ये जो शक है, शक एक ज़हनी कैफियत है जिसमें ज़हन दो या
ये थोड़ा सा मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा, पढ़ेगा इसको? जी जी, मुझे ये थोड़ा सा एक ज़हनी कैफियत है जिसमें ज़हन वो या जिसमें ज़हन दो या दो से ज्यादा मुतज़ाद ख्यालात, मकासद के दरमियान हाँ बढ़ता है और इनमें से किसी एक के बारे में यकीन करने से कासिर रहता है। बिल्कुल, यानी वो उसको शक होता है कि क्या ये करूं या वो करूं, ये सही है या वो सही है। कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स में रहता है, वो जो गोल भी होते हैं वो बिल्कुल, और कुछ लोग रहते ऐसी ज़हनी कैफियत है जिसमें ज़हन दो या दो से ज्यादा मुतज़ाद ख्यालात या मकासद के दरमियान रहता है। बिल्कुल मुतज़ाद ख्यालात और मुतज़ाद मकासद, बिल्कुल, और यही मोस्टली यही इशू भी रहते हैं ना, कुछ लोगों में तो डिसीजन नहीं हो सकते, उनके अंदर डिसीजन पावर नहीं होती, वो यही चीज़ होता है, वो डाउट्स में रहते हैं, उन्हें अपने पे भी डाउट्स, इर्द गिर्द चीज़ों पे भी डाउट्स रहते हैं। तो ये बिलीव है, ये एक स्टेट है मेंटल, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब शक की मिसालें ये भी पढ़ दें। शक की मिसालें, मैं अपने मकसद की पैरवी नहीं कर सकता क्योंकि मैं नाकाम हो सकता हूँ। मैं नया कारोबार चलाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझसे नहीं होता। मेरे पास एतमाद की कमी है इसलिए मैं बात नहीं कर सकता। मैं अपने बॉस से बात करना चाहता हूँ लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर सकता। मैं कभी भी बड़ा लीडर नहीं बनूंगा क्योंकि मैं गरीब हूँ। ये जो है, ये सब जो है आपके एग्जांपल्स ऑफ डाउट्स हैं। नहीं कि ये हो, ये नहीं भी हो सकता। आप अल्लाह की जात पर भरोसा करके कहते हैं कि मैं करता हूँ, चले अगर कोई बात नहीं, नाकामी भी हुई है, नुकसान भी हुआ तो कोई बात नहीं। बस वो सम टाइम हम बाहर से कह भी रहे होते हैं लेकिन दिमाग तो उसकी रिकॉर्डिंग तो अंदर ही चल रही होती है ना, जुबान से हम बोल भी रहे होते हैं कि नहीं कुछ नहीं अल्लाह मालिक है, लेकिन वो जो कैसेट ऊपर चल रही होती है ना, वो वही चल रही होती है, उसको हमने चेंज करना है कि वहां जाके जब कोई भी नहीं देख रहा और वहां पे अपने माइंड में ये चीज बोल देनी है कि मैं जो ये नेगेटिव वर्ड्स हैं इनको पॉजिटिव में रिप्लेस करना है। यकीन की शनाख्त कैसे होती है? स्पीकिंग स्टाइल से और पास्ट रिजल्ट से। हमारे पास पिछला कोई भी, जब भी कोई फेलियर आता है तो हम उसके साथ अटैच कर लेते हैं। अब फेलियर तो है ही नहीं ना, वो तो फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग है। इसमें मैंने जो मैकडोनल्ड के जो कर्नल थे उनकी बात सुनाई थी कि उन्होंने देखे 999 टाइम उन्होंने नो सुनी है, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने ये मतलब अप्लाई की है ये टेक्निक 999 टाइम, वो वाली स्ट्रेटजी फेल मतलब नहीं हुई जो मैंने अप्लाई की है, वो उसमें से मैंने लर्न किया और लास्ट में वो कामयाब हुए। तो उन्होंने इस चीज़ को फेलियर का नाम नहीं दिया। तो हमने शुरू से पढ़ा कि हमारा माइंड पिक्चर्स, साउंड्स, टेस्ट, स्मेल, इन चीज़ों में याद रखता है। तो अब हमने जो चीज़ें याद रखी होती है पास्ट में, अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो हमारे बिलीफ सिस्टम बनते हैं। तो अगर वहीं पे हमने उसको जो हमने नेगेटिव वर्ड्स दे दिए, अगर वहीं पे हम पॉजिटिव दे दें कि ये मेरी मैंने एक ट्राई की थी, मेरी एक स्ट्रेटजी थी, ये अब मैं इसको बदल के देखूंगा, शायद इसमें मैं कामयाब हो जाऊं। अब ज़रा जिन्होंने जो बल्ब ईजाद किए, कितना कुछ किया, तो उन्होंने भी तो अप्लाई किए ना, कितनी बार वो उनको भी जो उनकी वो जो स्ट्रेटजी थी या उन्होंने जो लाया अमल किया था उसमें वो सक्सेस नहीं हुए, फिर उन्होंने कहीं और से तारे लगाई होंगी, कुछ और किया होगा जो आज हम रोशनियों में घूम रहे। इसी तरीके से ये अगर वो लोग हार मान लेते तो ये काम तो नहीं होने थे। तो ये जब हम इस चीज़ को फीडबैक के तौर पे लेंगे कि हाँ मैंने पहले वाला ये समझ, सपोज कि मैं इस रास्ते से गई थी तो ये रास्ता जो है ना लंबा है, अब क्या हुआ नेक्स्ट टाइम पता चल गया कि हमने अब जो है ना दूसरा रास्ता जो है उसकी निस्बत कम शॉर्ट रास्ता है, उसको अडॉप्ट, तो उसको हम अगर पॉजिटिवली लेंगे तो हमारे जो पास्ट के रिजल्ट हैं वो हमारे पास अच्छी यादों की सूरत में होंगे और उससे हमें फायदा होगा। वही बोलने का कैसे हमें पता चलेगा कि किसी का बिलीफ सिस्टम क्या है? बोलने के अंदाज से, माजी के अंदाज। और ये आप सबको अंदाज़ा है कि अब के बाद, ये पहले भी आपको पता था और अभी भी आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि अब तो आपको प्रेडिकेट्स भी पता चल चुके हैं, मॉडलिटीज़ भी पता चल चुकी हैं, अब आपको ग्रामेटिकली नेगेटिव वर्ड्स जो हैं उनका भी पता चल चुका है कि दिमाग जो प्रोसेस करता है उन सब का पता चल चुका। अब आपको पता चल जाएगा कि जो पर्सन है उसका बिलीफ सिस्टम क्या है,
तो फिर उसके बिलीफ सिस्टम पे भी वो जो मैंने हिप्नोटिक लैंग्वेज का बताया था वो यहाँ पे यूज होगी। और मेटा मॉडल, उसमें मेटा मॉडल में आपको मैंने बताया था कुछ थोड़ी सी चीजें शायद आपको क्लियर हुई थी, या उसमें थोड़ी सी ये बताऊं कि मेटा मॉडल का था कि डेप्थ की तरफ जाना, हिप्नोटिक था कि डबल इल्यूजन क्रिएट करना, दो दो मीनिंग्स होना और बात क्लियर ना होना। तो हम में से आप लोग खुद पे भी नोट करें, इर्द गिर्द भी नोट करें कि कौन से लोग आधी आधी बातें करते हैं, पूरी बात नहीं करते। क्योंकि जब आधी बात होती है तो हमारे दिमाग की चॉइस है जिसको वो चाहे उसके मीनिंग्स कुछ भी निकाले। जो डिस्टॉर्शन है कि 80% हमारा दिमाग खुद से पहले से मौजूदा इंफॉर्मेशन के ऊपर ही रिजल्ट निकाल देता है। तो अब जैसे कि अगर कोई बाप जो है वो अपने बच्चे को कहता है कि मैं तो कुछ नहीं बना, तुम कुछ बन के दिखाना। अब उस बच्चे के पास चॉइस है कि या तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं कुछ नहीं बन सकता, जवाब क्या देगा। अगर वो ये जवाब देता कि मैं भी तो आपका ही बेटा हूं, मीन्स आप कुछ नहीं बने तो मैं भी नहीं बनूंगा। अगर कि उसने चैलेंज लिया तो वो कहेगा कि मेरा फादर कुछ नहीं बना तो मैं बन जाऊंगा। अब दोनों चॉइस है उसके पास। तो हमने कोशिश करनी है कि हमें अगला नहीं पता, क्योंकि चैलेंज लेने वाली पर्सनैलिटी अलग होती है। अगर हमारी जो भी रिलेशनशिप में है तो बच्चे हैं कोई भी है, तो हमें ये नहीं पता कि ये 3 दफा हमारे इसमें भी है कि कंसेंट लेने में भी जिस तरह से 3 दफा यस बोलने से हमारा दिमाग वही चीज समझने लगता है। हमारे यहाँ यस जो है ना, कबूल है 3 दफा ही बुलवाया जाता है। तो ये चीज है कि दिमाग को जब 3 दफा एक चीज आप निकम्मे हो, अब वो खुद से समझने लगेगा कि मैं निकम्मा हूं। अब इसमें एक चीज ये भी बताऊं, मैं पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम प्यार करते हुए हमारे अपने अल्फाजों पे वो बिल्कुल भी वो नहीं है, गौर व फिक्र नहीं है, जो चाहेगा हम बोल लेंगे, सोचे समझे बगैर चीजें बहुत सी बोलते हैं। जबकि अल्फाज जो है ना बहुत असरअंदाज करते हैं, तलवार की तरह। तलवार का घाव फिर भी मिट जाएगा, स्टिचिंग होगी, वो जो कॉस्मेटिक सर्जरी होगी, लेकिन अल्फाज का जख्म कभी भी नहीं बढ़ता। तो जो अल्फाज देखे, अल्फाज ही तो होते हैं रिलेशनशिप के लिए। वही अल्फाज 3 दफा बोलेंगे तो काम खत्म हो गया। वो कितनी ताकत रखते हैं। जब 3 दफा इंसान मर्द अपनी औरत के लिए बोलेगा तो कितना असर रखते हैं। तो अल्फाज बहुत असर रखते हैं अगर हम सोच समझ के बोलें। वही जो मौलाना रूमी की कहावत है कि अपने जो बात जो है ना 3 गेट से निकालो। क्या ये मेरी खामोशी मतलब मेरे खामोश रहने से बेहतर है कि मैं बोलूं? फिर ये क्या यहाँ पे बोलना जरूरी है? तो ये जो चीजें हैं, ये जब हम सोच लेंगे, जो तोलो फिर बोलो, तो इस तरीके से हम जो है ना हर बात को बड़े सोच समझ के अंदाज से और पॉजिटिवली ही बात करेंगे। तो मैं ये बता रही थी बच्चे की कि जैसे ही कुछ लोग होते हैं प्यार करते बच्चे को थपकी लगे, गंदे बच्चे। हालांकि मतलब एक आम सी बात है, हो सकता है वो पर्सन जो है उसके मीनिंग्स वही प्यार करने के लिए उसने लैंग्वेज जो अल्फाज उसके पास सही नहीं थे, कभी उसके मुंह पे आ गई, उसको आदत बन गई। अब बच्चा उठाया हुआ तो गंदे बच्चे। अब क्या हुआ? अब जो बच्चा है उसने ये बात सुनी, उस वक्त तो उसको नहीं पता ना, उस वक्त तो प्रोग्रामिंग हो रही है, मॉडलिंग हो रही है, उस वक्त फिल्टर भी नहीं बने हुए, उसके सबकॉन्शियस में चला गया। जब बड़ा हुआ उसने उस टीचर्स बच्चों से इर्द गिर्द से सुना, किसी और को भी डांटते हुए कि ये गंदे बच्चे का काम है। फिर उसके पेरेंट्स ने 2-3 दफा कह दिया ये गंदे बच्चे का काम है। तब उसको उन अल्फाज की मीनिंग पता चले कि जो बचपन से उसको, अभी वो इतना छोटा था, प्यार करते हुए, और वो एंकरिंग जो टच करते हैं तो एंकर हो जाता है। जो टच करके बात की गई है तो दिमाग में फिक्स हो गई। तो अब उस बच्चे को जब बड़ा होकर पता चला कि अच्छा गंदे बच्चे, तो उसे अपने आप से नफरत तो होगी कि मुझे तो मेरा नाम ही तो गंदा था, मैंने तो सुना था ये बात कहते हुए। तो देखें अल्फाज कितने मीनिंग रखते हैं। लेकिन हम माशरे में किस किस को सीधा करें? मैंने जब ये किसी बच्चे को इस तरह बोलते देखा तो मैं कह नहीं सकी, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे आप बोल नहीं सकते, आप बता नहीं सकते कि आप ये बात गलत कह रहे हैं। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी रिसर्च है, मैं उस पर देखती रही, लेकिन मैं कह नहीं सकी। उसके बाद लोगों को बताती रही हूँ कि इस तरह से अल्फाज नहीं बोलने, क्योंकि ये अल्फाज हमारे दिमाग में जाके चिपकते हैं और ये दिमाग में इम्प्रिंट हो जाते हैं। और इनको जब तक आप किसी प्रोफेशनल के पास नहीं लेके जाएंगे तो ऐसा कौन है
छोटी छोटी चीज़ें जो शुरू से हमने मॉडलिंग की हुई हैं वो कहाँ हमारी जो है ना हमारे वो लाशोर से निकलती हैं। तो इसलिए जो है ना हमें अपने बोलते हुए अल्फाज पे भी जो सोच समझ के अल्फाजों को बोलना चाहिए। अच्छा, जो एंकर की भी ये सिचुएशन वो थी कि ये मुख्तलिफ, अगर एनएलपी की जो भी टेक्निक होगी, पहले वो रिसोर्स, एनएलपी में दो स्टेट होती है, एक अनरिसोर्सफुल, एक रिसोर्सफुल। अनरिसोर्सफुल जब बंदे की एनर्जी लो होगी, नेगेटिविटी होगी। रिसोर्सफुल जब वो खुश थे, पॉजिटिव थे, एनर्जेटिक थे। अब अगर एनएलपी में कोई भी सिचुएशन को चेंज करना है, कोई बैड हैबिट है, कोई ओवर ईटिंग है, कोई वेट रिड्यूस करना है, कोई नेल बाइटिंग कम करनी है, कोई एंग्जाइटी कम करनी है, डिप्रेशन है, पीटीएसडी है, कोई भी ऐसी चीज़ें, फोबियाज हैं, जो भी चीज़ें कम करनी है, तो उसमें पहले जो भी क्लाइंट होगा उसको रिसोर्सफुल स्टेट में लेके जाते। रिसोर्सफुल के जब कभी वो अपने ऊपर उनको स्ट्रेस था, वो खुश थे, वो सिचुएशन याद दिलाई जाती है, जो पहले भी मैंने बताया था कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती हैं, थोड़ी थोड़ी प्राइमिंग हो रही होती है। शुरू में प्राइमिंग थी। आप लोग भी अगर अपने जो घरों में भी यूज़ करना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल है, वो भी पहले जो भी बात अच्छी याद दिलाएं। जब वो अच्छी याद दिलाएं तो बीच में वो सैंडविच कर दें कि बीच में उसको वो नेगेटिव स्टेट ले आएं, फिर उसके बाद दोबारा पॉजिटिव ले आएं। तो लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ स्टेट ब्रेक होती है। जब एक स्टेट इंसान ले लेता, अगर पॉजिटिव ले लिया तो स्टेट ब्रेक की, उसमें आंखें बंद करके या खुली आंखों से भी जब आमतौर पे हम बातें कर रहे होते हैं तो उसमें स्टेट ब्रेक के लिए कि जो बात हो रही है उसको छोड़ के ऐसे ही बात कर दी। अच्छा, आपने क्या कल खाया था, आपका फ़ोन नंबर क्या, अच्छा कपड़े कहाँ से लिए, ये घड़ी आपने कहाँ से ली, कोई ऐसी स्टेट ब्रेक होगी। फिर उसके बाद दोबारा उसको जो नेगेटिव स्टेट दिलाई, वो जब पीक पे चली गई, कैसे पता चलेगा? वो मैंने आपको मोडेलिटीज बताई हैं कि आपने उसकी आईज देखनी है, वो स्किन का कलर देखना है और आई मूवमेंट, उससे पता चलता है कि ये अभी अच्छी वाली रिसोर्सफुल स्टेट में और जो है ना अनरिसोर्सफुल में। जब पता चल गया, कैलिब्रेशन हो गई। कैलिब्रेशन है कि हमने जो मैंने सेंसरी एक्यूटी जो शुरू में कराई थी मैंने एक्सरसाइज, वो इसीलिए थी कि हमें ऑब्जर्वेशन की स्किल ज़्यादा आ जाए। पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने की है, चलें कोई बात नहीं, वीडियोस आप लोगों की वजह से रिकॉर्ड किए हैं, दोबारा जाएं उनको देखें और दोबारा से अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। अपने इर्द गिर्द देखें कि आइज मूवमेंट्स किधर होती हैं, बंदे जब बात करते हैं, और उसमें जब मास्टरी हो जाएगी तो फिर आप ये बाकी जो स्किल है ना वो अप्लाई कर सकेंगे। तो उसमें भी स्टेट ब्रेक हो गई। स्टेट ब्रेक होने के बाद जो है ना फिर से जो आपने जो है ना पॉजिटिव स्टेट, ये एंकर की तो टाइप्स बहुत हैं, जिसमें चेन एंकर है, जिसमें स्टेक एंकर है। मैंने आपको दिखाया कि ज़्यादा सिचुएशन, अगर कोई ऐसा पास्ट का ट्रॉमा है कि जो कि एक पॉजिटिव स्टेट से नहीं ख़त्म हो रहा, तो उसको फिर जो नेगेटिव लगाई उसके साथ ज़्यादा लगाते हैं, 3-4 सिचुएशन जो है ना पॉजिटिव याद दिलाते हैं। उस तरह याद दिला के तो फिर इस तरह ये अगर एग्जैक्ट काम हो जाए, तो मैंने पहले भी बताया कि ये प्रॉपर टाइम पे जो है ना सजेशन दी जाए, प्रॉपर टाइम पे सारी चीज़ें की जाए, तो ये रिजल्ट जो है ना वो 100% होते हैं। ये मैंने ये टेक्निक का समझा दिया सारा। अच्छा, आज ये मैंने एक स्विच पैटर्न भी एनएलपी का, इसमें भी जो है ना ओवर ईटिंग पे काबू डाल सकते हैं, नेल बाइटिंग पे कर सकते हैं, और कोई गोल चाहिए तो उसके लिए कर सकते हैं। तो आज मैं पहले तो ये एक्सप्लेन करती हूँ और फिर आप सबको ये चीज़ आपने करनी है। उसमें यह है कि आपको शुरू में मैंने दिखाया था कि फ्रेम होता है हमारे, हम किसी भी वो जिस तरह से तस्वीरों का फ्रेम है और शुरू में दिखाए भी हैं, तो एक राइट साइड पे फ्रेम होता है, एक लेफ्ट पे रखें। अब आपने जो है उस फ्रेम में जो डिज़ायर है ना वो लगानी है उसमें क्रिस्टल की फ्रेम में जो नज़र आता है, और दूसरी फ्रेम में ब्लू में लगानी है जो चाहिए। तो अब उसमें जो होता है कि वो आपने स्विच करनी है, जो क्रिस्टल वाली है वो पीछे चली जाती है, और जो आपकी जो डिज़ायर स्टेट है, जो आप चाहते हैं गोल है, वो सामने आ जाती है। उसके साथ स्विच बोला जाता है। स्विच बोलते हैं तो उसमें जो तस्वीर है ना पकड़ी वो फ्रेम, एक हाथ में राइट हैंड में जो है वो जो चाहते हैं वो रख लें, वो आपका अपना है, जो नहीं चाहते वो लेफ्ट में रखें। ये छोटा करके यूं, तो उसमें ये होता है कि जो जैसे मैं स्विच बोलूँगी
तो आपने जो है ना वो छोटी करते जाना, जो दूसरी नहीं चाहिए, छोटी होके ब्लैक होके वो दूर होती जाएगी, दूर होती जाएगी। फिर जो जैसे मैं स्विच बोलूंगी तो उसमें बड़ी तस्वीर आ जाएगी। फिर ऐसे ही बार बार जो 8-10 दफा करते हैं तो एक टाइम आता है कि आपने आंखें बंद की होंगी और आपको बड़ी जो डिजायर पिक्चर है वही नजर आएगी। तो ये आपको करवाऊंगी, और ये आप खुद भी कर सकते हैं। मतलब आपको जो चीज चाहिए आप उसको अपनी जो है ना ब्लू फ्रेम में देखें, वही प्योर थॉट वाली है कि आप जो चीज़ नहीं चाहिए उसको चाहे क्रिस्टल में रखें और फिर उसको एक दूसरे के ओवरलैप कर लें। और इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप यूँ इमेजिन करें कि आप तस्वीर में जा चुके हो, जो नहीं चाहिए उसको बिल्कुल पेंट करें, साफ कर दिया, या उसको दरमियान से होल किया और उसको फाड़ दिया, मतलब होल करके यूं फाड़ा और अंदर से जो है ना आपकी बिग पिक्चर जो आप चाहते हैं वो निकल आई। और जब वो निकल आई आपने इमेजिन कर लिया, देख लिया, तो वो चीज हो गई। प्रेजेंट स्टेट उसमें ये वही चीजें जो मैंने पीछे टेक्निक बताई है कि प्रेजेंट स्टेट करनी है, फिर ब्रेक स्टेट करनी है, फिर डिजायर स्टेट करनी है, फिर वो उसको ब्रेक करके तो फिर वही ये दिखाया गया कि एक कोने में डिजायर स्टेट होगी, एक में ये प्रेजेंट स्टेट होगी। तो इनको ये जो डिजायर स्टेट है इसको ये जो है ये छोटी हो जाएगी और डिजायर स्टेट बड़ी हो जाएगी, ये पूरा ये समझे फ्रेम है इस पूरे में आ जाएगी। तो आपने मेंटली करना है और इसको बार बार दोहराना है, और जो बिहेवियर आप नहीं चाहते वो खत्म हो जाएगा, जो चाहिए वो इस तरह की पिक्चर बन जाएगी। डिजायर स्टेट में आपको पिक्चर लगाएंगे और फिर वो बन जाएगी। क्या टाइम पहले ये कर लेते हैं या एंड पे करना है? अभी बस थोड़ा सा है कि डिसीजन हमने कहाँ से करने, फिर आपसे आंसर क्वेश्चन ले लेती हूँ, कुछ किस सवाल हैं वो कर लेते हैं और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। तो अभी ये टेक्निक करनी है या फिर हम थोड़ा स्टॉप के बाद करें, आखिर में टाइप करें या अनम्यूट करके बताएं? स्टॉप के बाद आखिर में कर लेते हैं, थोड़ी सी वो रह गई है, फिर आंसर क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। अब डिसीजन जो है हम सब आप में से मुझे बताएं कि डिसीजन माइंड से करना चाहिए या हार्ट से? अपने अपने अंदाजे से बताएं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ज़ाहिर हमें जो चीजें पता ही होती हैं। हार्ट से टाइप करें, बाकी किस किस से करना चाहते हैं? सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली होता है ना, कहीं पे दिमाग से करना पड़ता है, कहीं हार्ट से करना पड़ता है। जी सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, बिल्कुल और उनके अकॉर्डिंगली हम डिसीजंस लेते हैं बेसिकली। बिल्कुल, ग्रेट, वंडरफुल, राइट। और टाइप करें, बाकी सारे टाइप करें। हमें डिसीजन माइंड से करना है या दिल से करना है? पहले तो देखें, सारी चीजें हमने डिसीजन लेने के लिए 5 सेंसेस को यूज करना है। जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो तो होगी। उसके बाद क्या हमें दिल का भी कुछ सुनना चाहिए या नहीं, इसमें टाइप करें यस और नो। बाकी तो ज़ाहिर है हमने उसके कंसिक्वेंसेस भी देखने हैं, सब कुछ करना है। तो क्या दिल का भी कोई रोल है या नहीं? टाइप करें, फिर आगे चलते हैं। अगर किसी चीज को मानता ही नहीं है तो फिर हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं? ग्रेट, वंडरफुल, बिल्कुल। बाकी क्या करें, सारे टाइप करें ना। ये तो 3 ही जवाब है, यस यस, रईला यस, लुबना यस, मिसबा यस, लुबना 50-50 यस। ग्रेट, वंडरफुल। ये है बुक एक द हार्ट कोड, ये पॉल पर्सल, ये हार्ट मैथ रिसर्च है एक। और ये बुक अगर कोई पढ़ना चाहे तो मेरे ख्याल से, मेरे पास तो नहीं है PDF में, मैंने तो ये सिर्फ वो लिया, तो इसको पढ़ें। और रिसर्च भी है, वेबसाइट्स पे भी पड़ी हुई है, नेट पे पड़ी हुई है। हार्ट मैथ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस पे बहुत काम किया, और इसमें उन्हें ये पता चला जिस तरह के न्यूरॉन दिमाग में, उस तरह के 100 मिलियन न्यूरॉन हमारे दिल में भी हैं। तो अगर इस पे मज़ीद कोई ज़्यादा रिसर्च करना चाहता, पढ़ना चाहता है, तो आप ज़रूर जाइए वेबसाइट पे और पढ़ें, बल्कि जो और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लें मेरे साथ भी शेयर करें। देखें, जो ये सूरह बकरा है, अल्लाह ने इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है
और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए बड़ा अजाब है। अब दिमाग पे तो मोहर नहीं लगी, हम तो सोचते दिमाग से, फैसले दिमाग से कर रहे हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने दिलों और कानों का कहा है और आंखों का है। फिर देखें, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फाहुम ला यर्जुन, बहरे गूंगे अंधे हैं वो नहीं लौटेंगे। अब ये दिमाग की तो बात ही नहीं हुई फिर। और जब हम कभी कहते हैं तो दिल बड़ा अफसुर्दा है, दिल उदास है, कभी हमने कहा दिमाग उदास है? ये हम क्यों नहीं कहते? दिल बड़ा खुश है वाकई, और वाकई दिल बड़ा खुश होता है बाल वक्त। ये आगे आएगा ना, ये देखें सारे अल्फाज, ये बल्कि आप पढ़ें ये मैम, ये सारे दिल से रिलेटेड है, तो दिमाग से कोई भी नहीं है। दिल अफसुर्दा होना, दिल उचाट होना, दिल उदास होना, दिल बाग बाग होना, दिल बर्दाश्ता होना, दिल पर पत्थर रख लेना, दिल पर छुरियां चलना, दिल दरिया होना। अब सारे दिली की तो बात हो रही है, इसमें क्या है? दिल जो फील करता है फिर दिमाग उस पर अमल करता है। बिल्कुल। तो उसमें 5 सेंसेस के साथ तो करें, जो आपके पास चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, सेंसरी इनपुट लें, लेकिन उसके बाद अपने थोड़ी देर के लिए अपने आप को वही अपने आप में जाएं, जब ब्रीदिंग पे फोकस करें, उसके बाद जो दिल कहेगा ना वो फैसला करें। ये देखें, ये रेजिलियंस फ्रॉम द हार्ट टेक्निक, ये टेक्निक है। डिसीजन करने से पहले सब कुछ कर लिया तो उसमें अपनी आंखें बंद करें, अपनी ब्रीदिंग वही ब्रीदिंग स्लो करें, अपनी कोई मतलब फीलिंग्स ऐसी लाएं कि जिसमें आप कुछ गौर करें, फोकस ऑन योर हार्ट, अपने दिल की तरफ देखें, अपने दिल से क्वेश्चन करें, लिसन डीपली, फिर अपने दिल को शुक्रिया अदा करें। ये है जिस समय, और पता भी चलता है जब ये जवाब आता है ना तो होगा क्या, जिस समय गर्मी, झुंझलाहट, जोश या वलवला महसूस करना, आसमान की तरफ से शुआए रोशनी या लहर का आना, कानों में गूंज सुनना या खुद कलामी करना, कोई भी एहसासात हो सकते हैं। जब हम थोड़ी देर के लिए जो हमने फैसला, इसी में तो है सुन्नत भी है कि जो काम कर रहे हैं तो उसमें बीच में भी मुड़ के मतलब देखें फीडबैक, जिसको जो इसमें मैंने लेक्चर में तो काफ़ी जो पिलर बताए गए, फीडबैक भी एक था, पहले मैं चाहता क्या हूँ आउटकम, तो उसमें यह कि बीच में भी चेक करें कि हमें जो मैं करने जा रहा हूँ वो ठीक है, और जब कर रहे हैं तो उस वक्त भी एक दफ़ा चेक करें, ये सुन्नत भी है। तो उसमें यही है कि जब हमने सारे पैरामीटर देख के कोई फैसला कर लिया तो उसके बाद ये वाली टेक्निक अप्लाई करें, और उसके बाद इनमें से कोई भी सिम्टम आपको हो सकता है, जिस समय गर्मी, झुंझलाहट, जोश, वलवला या आसमान की तरफ से आंखें बंद होंगी तो कोई ना कोई इमेजिन, उसमें वही ब्रीदिंग स्लो होगी। अपनी ब्रीदिंग पे जब हम फोकस करते हैं तो थॉट्स कम हो जाती हैं, जब स्लो डाउन होती है तो उसमें वो जो भी सिचुएशन होगी वो हमें फील हो जाएगी। यही होता है ना कि मेरा दिल नहीं मानता। बिल्कुल, देखे ना इनविटेशन का मतलब दिल नहीं मान रहा, दिल, और उसमें कुछ होता है वहां जा, वो क्या है, हमारी वेव्स पहले हमें बता रही होती है वहां ये होने वाला है, वहां ना जाओ जी। प्री कॉग्निशन है ना, वो प्री कॉग्निशन होती है। और उसमें इसी तरह से मैं उस दिन आधी थोड़ी सी बात कंप्लीट नहीं कर पाई थी। एंग्जाइटी में क्या होता है कि एंग्जाइटी में हम पहले वो सिचुएशन हमारा दिमाग फेस कर चुका होता है। सपोज वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा, या किसी ने मेरा मजाक उड़ाया, या कोई भी मेरे मजाक के खिलाफ बात हो गई, तो अब है क्या कि मेरे माइंड को पहले से पता चल जाता है कि वहाँ पे जाने से दिमाग हर्ट होगा। तो अल्लाह ताला ने इतना अच्छा निज़ाम बनाया, डिफेंस मैकेनिज्म, आपको तो माशाल्लाह बाकियों को ये पता है। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म ये है कि वो पहले से एंग्जाइटी होने लगती है कि वहाँ नहीं जाओ, वहाँ कोई मतलब तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तो बंदा फिर ऐसी जैसे सोशल एंग्जाइटी है या दूसरी एंग्जाइटी है, वो वही चीज़ होती है दिमाग को प्रिवेंट कर रही होती है। अगर इस तरह से दिमाग जैसे डिनाइल, वो किसी की डेथ होती है, शॉक्ड डिनाइल, वो पूरा जो ग्रीफ प्रोसेस चलता है वो भी इसीलिए चलता है कि वो अल्लाह ताला ने डिफेंस मैकेनिज्म रखा है। वरना एकदम से अगर दिमाग को इतना प्रेशर पड़े तो दिमाग का तो नुकसान हो सकता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बड़ा अच्छा रखा है। अब देखिए ये भी है सूरह हज, क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की ताकि इनके दिल ऐसे होते कि इनसे समझ सकते और कान ऐसे होते कि इनसे सुन सकते। बात यह है कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल जो सीनों में है
वो अंधे होते हैं। अब देखिए ये सारी दिमाग की फिर भी आनी बात हुई, ज्यादातर जो बातें वो दिल के बारे में ही है। ये ले जी, खत्म हो गया। चलिए अभी आप क्वेश्चन वो करते हैं स्विच पैटर्न का। समझ आइए कि क्या करना है, अगर नहीं आए तो बताएं। आप इस तरह, अगर कोई ये मैच कर सकता है कि आंखों के आगे दो मतलब फ्रेम रखे हुए हैं, जो चाहिए आप चाहते क्या है, जो कोई हैबिट चेंज करना चाहते हैं, कुछ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं, जो भी चीज चाहिए आपको, आप वो अपने उसमें माइंड में सोचें और उसको एक क्रिस्टल की वो जो क्लियर होगी, एक ब्लू फ्रेम होगा। अब आपने उसके, मैं जब स्विच बोलूंगी तो उसको उसके ऊपर रख देना है। अगर इस तरह से नहीं है तो दूसरा इमेज बन सकता है, जिस तरह मैंने बताया कि आप एक हाथ में वो रखा होगा तो जो हमने नहीं चाहिए, एक में होगा जो चाहिए होगा, तो जो नहीं चाहिए उसको छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, दूर हो जाएगा और ऐसे लगेगा मैं जैसे स्विच बोलूंगी तो उसका मतलब है कि एक रबड़ की वो रबड़ सी और उसके साथ कोई चीज बंधी हुई है और उसको जब जोर से खींचा तो वो दूर जाके लगी, वो खत्म हो गई। आप ऐसे इमेजिन करें कि जो चीज आपको चाहिए उसको बड़ा कर दें और जो छोटी है, जो नहीं चाहिए, तो जैसे मैं स्विच बोलूंगी वो मैं साथ साथ बोलती जाऊंगी, छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, आपके से दूर होती जा रही है, धुंधली होती जा रही है। क्योंकि ब्राइट चीजें हमारा माइंड रखता है, जो धुंधली होती है उनको नहीं रखता। ये स्टार्ट के लेक्चर से लेके आपको यही चीज बताई है कि हमारा दिमाग ब्राइट चीजों को बड़ा करके रखता है, उसे याद रखता है। जो उसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट होती है, धुंधली होती है, उनको वो वैल्यू नहीं देता। तो हमने जो नहीं चाहिए उसको हमने बिल्कुल धुंधला करना है, छोटा करना, और मैं जब स्विच बोलूंगी तो वो आपसे बिल्कुल दूर होके जाएगा और दूसरा जो दूसरी चीज पिक्चर जो आपको चाहिए वो बड़ी हो जाएगी। और एक और चीज इसके साथ हो सकती है कि आप अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए या जिस पर्पस के लिए भी करें तो साथ अगर पेंसिल रखें तो उसमें सर्कल बनाते जाएं। जैसे मैं उसमें फिर ये होगा, उसमें ये होता है कि मैं स्टोरी जैसे थोड़ा सा करूं कि आप इमेजिन करें आप ऊपर कॉरिडोर में वहां से नीचे आ रहे हैं, कंफर्टेबल बैठे, तो आपने वहां पे जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी कि आप कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पर्पस सबका डिफरेंट होगा ना। तो उसमें वो जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी तो वो जितना बड़ा सर्कल होगा, बाद में आंखें खोल के भी देखेंगे तो वो पता चलेगा कि जब आपने लिखना स्टार्ट किया था ना सर्कल बनाना, 50% उस वक्त कॉन्फिडेंट हो चुके थे, क्योंकि ये आपका सबकॉन्शियस करता है। तो ये आप अभी करना ये वाला चाहते हैं या कि स्विच वाला, दोनों में से आसान कौन सा है? टाइप करें, बोलें किसी को कोई कंफ्यूजन है, वो पिक्चर वाला ही कर ले, जो चाहिए डिजायर वो करें, जो नहीं चाहिए उसको खत्म करते हैं। ये आपका अपना अपना पर्पस होगा, वो अपने माइंड में रखें कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आंखें बंद करके तसव्वुर करें कि आपके जो है ना एक हाथ में एक पिक्चर फ्रेम में वो क्रिस्टल की है जो नजर आ रही है, दूसरे में ब्लू है, जो डिजायर स्टेट है आपने वो रखनी है। स्टार्ट करूं? ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बंद तो नहीं हो गया? थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों पे तवज्जो दीजिए, आती जाती सांसों को देखिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट पे, नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग को देखिए। मतलब में अपनी सांसों को आता जाता महसूस कीजिए। आप इमेजिन करें जो आप चाहते हैं वो आपके राइट हैंड में है, वो पिक्चर उसको फ्रेम करके आप रखें, वो ब्लू कलर का फ्रेम है, जो भी कलर आपके माइंड में आता है आप उसके उसमें कीजिए। और लेफ्ट हैंड में आपकी वो पिक्चर है जो आप खत्म करना चाहते हैं, जो आपकी अनवांटेड है।
ये इसलिए है कि हमेशा जब दिमाग से बच्चे से कोई खिलौना लेंगे तो उससे कोई दूसरा खिलौना देंगे, दूसरी कोई चीज़ देंगे तो भूलेगा। तो एनएलपी में हमेशा इसी तरह की टेक्निक्स हैं, अनडिज़ायर को हटा के वहाँ पे डिज़ायर फिट की जाती हैं। तो आप जो अनडिज़ायर है उसको लेफ्ट हैंड पे रखिए और डिज़ायर जो है उसे राइट हैंड में रखें। अब आप जो आपके उल्टे हाथ में अनडिज़ायर है उसको आप छोटा करते जाएं, उसको सुकड़ते जाएं, उसको धुंधला करें और धुंधला करें, छोटा करते जाएं। और जैसे मैं स्विच बोलूँगी तो आपने वो जो बड़ी पिक्चर है वो आपके सामने खुल जाएगी, जो आपकी डिज़ायर पिक्चर है, जो आप बनना, जो आप चाहते हैं। और इसी टेक्निक को मैं बार बार दोहराती रहूँगी 3-4 टाइम, जब तक कि आप अच्छी तरह से आपको जो डिज़ायर पिक्चर है वो आपके आँख के पर्दे के सामने नहीं आ जाती। जब आपकी अनवांटेड पिक्चर है वो अच्छी तरह से बन जाए, बिल्कुल क्लियर बन जाए, धुंधली बन जाए, तो आप ऐसा करें कि आंखें खोलें, खोल के टाइप करें कि आपके जो है ना आपने वो पिक्चर बना लिया, वो वीडियो बना लिया। फिर उसके बाद हम जो है ना ये स्टेट ब्रेक करते हैं। स्टेट ब्रेक में आपने अपने इर्द गिर्द कोई चीज़ें देख लेनी है। दो दफ़ा आंखें खोलनी है, 2 दफ़ा बंद करनी है, जब आप जो है ना अनवांटेड पिक्चर देख चुके हैं। और टाइप करें ताकि मुझे पता चले कि आपने देख लिया। फिर मैं दूसरी स्टेट ब्रेक के बाद सब टाइप करेंगे। जी, डन, मिसबा डन, सारे टाइप करें और अपने रूम में इर्द गिर्द कोई चीज़ देखें और 2-3 बार आंखें खोले बंद करें। जी, तकरीबन 3 लोगों ने डन कर लिया, सारे डन करें तो फिर मैं दूसरी स्टेट करूँ। वेट कर लेते हैं कुछ के। अभी पिक्चर बनानी है जो अनवांटेड है, उसको अपने लाइट बनानी है, धुंधली बनानी है, ब्लर बनानी है, आवाज़ें को भी कम कर देना है। उस दौरान जो कुछ सूंघा, चखा, टेस्ट किया वो सब मध्यम कर देना है, जो अनवांटेड पिक्चर है। ग्रेट। और आपने इर्द गिर्द देख लिया आंखें खोल के। अब दूसरी स्टेट में हम जाएंगे दोबारा से। ये स्टेट ब्रेक हो चुकी है। अब जो नई जो आप चाहते हैं उसको उसकी पिक्चर बनाएं, ब्राइट, कलरफुल, साउंड, टेस्ट, स्मेल, बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं आपको, जो आप चाहते हैं। जब वो आपके आंखों के आगे आ रही है तो आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और ऐसा इमेजिन करें कि वो हो चुका है। और उस पर यकीन करें कि ये रियल में आपके साथ हो चुका है। जो आप चाह रहे हैं वो आप रियल में देख रहे हैं। और ऐसा इमेजिन करें कि जैसे पहले भी तो कोई चीज़ आपके पास आई थी और आपको कितनी खुशी महसूस हुई थी, या जो आप चाहते थे वो फीलिंग्स लेके आए। जो नई पिक्चर आप बनाना चाहते हैं, जो नई स्टेट है, उसको ऐसे देखें, वो ब्राइट, कलरफुल और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आप। जब कर लें तो इसमें भी जो है ना आप लिखें, डन लिखें और फिर स्टेट ब्रेक करें, अपने इर्द गिर्द देखें और उसमें भी 2-3 दफ़ा आंखें खोलें और बंद करें।
और सोचें क्या खाया था कल, सब सोचें कल क्या खाया था, कल दोपहर के खाने में। इसके बाद सबने सोच लिया दोपहर के खाने में क्या खाया था सबने। अपने अपने उल्टे मोबाइल नंबर याद करें, उल्टे साइड से गिने। अब दोबारा से आंखें बंद करें और आती जाती सांसों पे फोकस करें थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग पे। सांस आ रही है कंफर्टेबल, जा रही है पेन को दूर कर रही है, रिलैक्स कर रही है जो सांस अंदर आ रही है। अब आप ऐसा करें कि जैसे जैसे मैं बोलूंगी कि आपकी जो लेफ्ट साइड की अनवांटेड पिक्चर है वो छोटी होती जा रही है, धुंधली होती जा रही है और आपसे दूर होती जा रही है। आप उसको फोकस करें और अपने माइंड में उसको छोटा करना है, धुंधला करना है और दूर करना है। और जैसे मैं स्पष्ट बोलूंगी तो आपने जो बड़ी पिक्चर है उसको देखना, वो आपके सामने पूरी बड़ी पिक्चर खुल जाएगी। छोटी पिक्चर आपसे धुंधली होके बिल्कुल छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, बिल्कुल धुंधली, बहुत छोटी हो रही है, आपसे बहुत दूर जा रही है, अब आपको नजर भी नहीं आ रही, धुंधली होती जा रही है, बिल्कुल छोटा सा एक नुक्ता बन गया है। जो आप नहीं चाहते, जो आपके लेफ्ट हाथ में है, वो बिल्कुल जो छोटा सा नुक्ता बन गया। अब मैं 1 से लेके 3 तक काउंट करूंगी और 3 के बाद मैं स्विच करूंगी और स्विच के होते ही आपने बड़ी पिक्चर आपके पर्दे के आगे पर खुलेगी जो आप चाहते हैं। 1 2 3 स्विच। अब फिर कर्वेचर खुलेगा 1 से लेके 3 तक, फिर आपकी बड़ी पिक्चर आपके सामने आएगी, छोटी खत्म हो जाएगी। 1 2 3 स्विच। अब आपके सामने बड़ी पिक्चर है। इमेजिन करें आपके सामने जो छोटी वाली पिक्चर थी खत्म हो चुकी है, वो नुक्ता आपसे दूर जा चुका है। अब आप इमेजिन करें कि आपके सामने जो डिजायर पिक्चर है बड़ी, पूरी फ्रेम में पूरी तरह आप देख रहे हैं। छोटी पिक्चर एक डॉट बन गई है, डॉट बन के खत्म हो गई है। अब आपकी बड़ी पिक्चर आपके सामने है। स्विच। आपके सामने बड़ी पिक्चर है, अब आप उस बड़ी पिक्चर को देख रहे हैं। छोटी पिक्चर खत्म हो चुकी है, बड़ी पिक्चर जो राइट साइड की पिक्चर थी वो आपके सामने पूरे पर्दे पे आपकी बड़ी पिक्चर आपने देखी है। अब आप उसको देखें, फील करें, जो आप चाहते हैं वो आपकी बड़ी पिक्चर आपकी आंखों के आगे उस फ्रेम के सामने आपको नजर आ रही है। जब आपकी बन जाए तो आप डन लिखें और फिर स्टेट ब्रेक करके हम फ्यूचर फेसिंग करेंगे। अगर अभी नहीं बनी तो एक बार फिर करती हूँ, 1 से लेके 3 तक काउंट करूंगी। छोटी पिक्चर धुंधली होती जाएगी, छोटी होती जाएगी और बिल्कुल एक डॉट बन जाएगी और आपसे दूर चली जाएगी और उसकी जगह बड़ी पिक्चर आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप ऐसा करें कि मैं जब उसको धुंधला बोल रही हूँ आप अंदर जाएं, आप उस पिक्चर को साफ करें, उसको क्लियर करें, उसको मिटाएं, उसको मिटा दें और उसकी जगह उसको दरमियान से फाड़ दें और उसके अंदर से आपको बड़ी पिक्चर नजर आएगी। और जब आपको बड़ी पिक्चर नजर आ जाए जो आपको चाहिए, फिर आंखें खोल दें और डन लिख दें। आप इमेजिन करें कि आप एक सिनेमा में और आप वो बड़ी पिक्चर और छोटी पिक्चर एक कोने में और बड़ी है, आपसे उसके अंदर जा रहे हैं, आप वहां जाके उसको बिल्कुल साफ कर रहे हैं। आपने वहां पे बोर्ड पे बिल्कुल साफ कर दी और अब आपकी बड़ी पिक्चर ही आपको नजर आ रही है। अब आपके माइंड में वो बड़ी जो डिजायर पिक्चर है जो आपको चाहिए वो बन चुकी है। इमेजिन करें और फिर जब इमेजिन बन जाए
फिर आंखें खोल दें। जी, अब नहीं बनी या दोबारा से आपको फिर से ये एक्सरसाइज कराऊं? मिसबा ने किया डन। ये आप खुद से भी कर सकते हैं, इसके लिए किसी उसकी ज़रूरत नहीं। जो आपको चाहिए उस पिक्चर को अपने माइंड में जगा दें, और ये खुद भी कर सकते हैं। मैंने पिछले अरसे में एक खातून को करवाई है, और उनका कुछ ऐसा इश्यू था कि उनके ऐसे प्रॉब्लम थे कि वो वाली उनकी पिक्चर मैंने कम करे, और इन्होंने डिज़ायर जो है ना वो अपनी दूसरी पिक्चर उन्होंने लगा दी, और उनके कुछ की इमेजिनेशन अच्छी होती है, वो जल्दी कर लेते हैं। काफ़ी बेहतरी आई है उनके, उस प्रॉब्लम में रिजॉल्व हुआ है वो। इन्होंने कहा डन। ठीक है, माशाल्लाह, ग्रेट, वंडरफुल। अभी कोई इसके बाद कोई क्वेश्चन है, और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें, कैसा लगा, कुछ सीखा, कुछ भी नहीं सीखा, कोई माइंड सेट चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ, कैसा लगा। और जो कोई क्वेश्चन है वो भी बताएं। जी मेरा एक क्वेश्चन है जो कि मैं कल भी करना चाह रही थी। जी तो जो डिसोसिएशन की हमने टेक्निक पढ़ी थी, और उसमें हमने देखा था कि जैसे हमें एक स्क्रीन है और उसके आगे एक ग्लास है जिसमें से साउंड भी वो क्रॉस कर पाती है। जी तो हम फर्स्ट फ्रंट सीट पे पहले हम बैठेंगे, फिर सेकंड पे बैठेंगे, फिर थर्ड पे बैठेंगे, फिर जो दो आगे इमेजिन करनी है, हम थर्ड सीट पे जब है दो लोग आगे बैठे हुए हैं, वो कौन है? वो हम अपने आप को इमेजिन करेंगे, कोई दूसरे लोगों को? मतलब वो यूं है एक्चुअल। तो ये हमने दिमाग को एक्सरसाइज जब करवाते हैं तो दिमाग को सच और झूठ नहीं पता। मज़े की बात यह है कि इसीलिए कहते हैं लाफिंग थेरेपी है, इसीलिए खुद की तारीफ करें, क्योंकि दिमाग जब ख्वाब देख रहा होता है तो उसे रियल ही लगता है ना। तो हमारे माइंड के लिए कोई सच, कोई झूठ, कोई रियल या फेक कुछ नहीं होता। दिमाग जो काम कर रहा होता है ना तो उसको वही लगता है। अब जैसे हम पास्ट में जाते हैं तो दिमाग तो चला जाता है, क्योंकि वो वहीं पे उसको वो सोचे रीलिव करता है। तो इस तरह से ये एक इमेजिनरी तौर पे और रियल, ये जब हम अगर क्लाइंट से करवाएंगे, तो मैंने करवाया भी है ये, तो उसमें ये है कि वो उसको कहते हैं पर्दे पे देखो, और वो जो प्लेक्सी शीट है ना ग्लास की, वो उसमें मिलते हैं। वो मेरे पास अभी, मुझे वो असल में काफ़ी सारी प्रेजेंटेशन है और थोड़ा मेरे पास आज भी टाइम नहीं था कि वो मैं कल भी नहीं लगा सकी, और हालांकि वो प्रेजेंटेशन में मैंने रखी थी। और जब मैं करवाती हूँ तो वो दिखाती हूँ, वो दीवार ना, मतलब वो शीशे दिखाती हूँ, वो इमेजिन बन जाता है असल में। तो उसमें यह है कि उनको देखना है कि उनकी फीलिंग्स क्या है, वो कैसा सोच रही हैं। तो वो समझे कि कोई दो बंदे और हैं, तो वो उनके पर्सपेक्टिव से, जब आपकी एक्चुअली इसका मीनिंग ये है और इस एक्सरसाइज का, कि जब हम दो लोगों की तरफ देखते हैं तो ध्यान अपनी तरफ कम होता है। तो जो दिमाग ने पकड़ा हुआ है तो वो उसके साथ उसकी जो उसकी इतनी इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, कि वो उन दो लोगों को भी देखना कि वो क्या सोच रहे हैं और खुद को भी देखना, तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं। और हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों के साथ एसोसिएट रहते हैं, और हमें रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा पोजेशन होती है और वो बहुत ज़्यादा एसोसिएशन होती है। जिस ये जेलसी है वो फ़ौरन एसोसिएट कर जाते हैं
कि उसके पास है तो मेरे पास नहीं। अब वो मेंटली एसोसिएट होते हैं। बजाय तो बंदे को पता है, कोई बंदा भी ज़ाहिरी तौर पे कभी भी नहीं सोचता कि मैं जेलस हूँ, लेकिन अंदर से हो रहे होते हैं। वो ज़ाहिर किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे या उनसे टकरा होगा तो पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन आम लोगों को तो इतना, और बाज़ जगहों पे तो जेलसी को आम लिया जाता है। ठीक है, एक लिमिट तक जेलसी ठीक है, लेकिन एक साथ तक कि वो एसोसिएट कर जाएं, एक ने जो चीज़ लिया तो वो भी मेरे पास होनी चाहिए, उसके पास जो है वो भी मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं कि उसको डिसोसिएट। दूसरा, अगर कोई इंसिडेंस हुआ है, जैसे जॉब में है, तो जॉब में अगर बॉस ने कोई ऐसी चीज़ कह दी है जो कि मुझे बहुत बुरी लग रही है, मेरे दिमाग में वो चुभी हुई है और मुझे नहीं ठीक लग रही, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई है, तो उसमें होगा क्या कि अगर वो सपोज, एक मैं हाइपोथेटिक सिचुएशन बता रही हूँ कि उसमें ये हो कि दो बंदे और इन्वॉल्व हों, तो मुझे लगे कि मेरे साथ ज्यादती है और जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उसने सही नहीं किया। तो अब अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे जाके भी सोचूं कि उन्होंने क्या सोचा होगा, अब दूसरे पर्सन ने क्या फीडबैक दी होगी, मेरी क्या फीडबैक थी, तीसरे बंदे ने क्या दी, तो अब उस बंदे ने क्या डिसीजन लिया, तो ये डिसोसिएट होकर जब तीनों पर्सपेक्टिव से देखा तो मेरा पेन कम हो जाएगा कि हाँ उन्होंने तो इस वजह से किया, उन्हें ये लगा। तो बहुत सी चीज़ें तो यही से सीधी हो जाती है कि जब हमें पता चलता है कि हाँ हर बंदा, वही इंटेंशन हर एक की अच्छी होती है, नीयत हर एक की अच्छी होती है, हर बंदा अपनी तरफ से सच बोलता है, तो वो जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हमारी जो है ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि हम थोड़ा डिसोसिएट होते हैं। ये काफ़ी ये बड़ी टेक्निक है, और कैसे यूटिलाइज होना है, इसको कैसे करवाते हैं, ये पूरा प्रोसीजर है, और प्रोफेशनल को ये चीज़ बताऊंगी, क्योंकि जो आम बंदा है उसके लिए कुछ चीज़ें जो प्रोफेशनली हैं उनको यूटिलाइज भी करना, उनको समझाना, वो भी थोड़ा सा, और ये भी इंट्रोडक्टरी, एकदम ही ज़्यादा चीज़ें बताई जाएं तो फिर दिमाग भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें और जो स्पेशली प्रोफेशनल के लिए टेक्निक्स हैं तो वो बताऊंगी। तो ये जो आम बंदा इस्तेमाल कर सकता है कि दूसरे नुक्ता नज़र से देखना खुद को, वो ये चीज़ की जा सकती है। आम बंदा भी 3 चेयर रखे और सोचे कि उस पे बैठ के सोचे और जगह पे वहीं रख के आए, जो वहाँ सोचा था उधर ही छोड़ के आए, फिर दूसरी पे जो सोचा था वहीं छोड़ के आए, उठ के जब पीछे आए तो वो नए नज़र से। इसमें बेसिक ये है कि तीनों जगहों पे जो चीज़ सोची है वहीं छोड़ के आए। इसमें सर्कल ऑफ एक्सीलेंस भी है, 4 दायरे बनाए और 4 दायरों में जाके मुख्तलिफ स्टेट देखी, जो कि पिलर शुरू में बनाए थे, जिसमें मैंने 6 भी कहा था और कुछ ने 4 कहा। तो उसमें वो अपने आप जब देखता है कि मैं अपने बारे में कि क्या मैं जो करने, कोई अगर कंपनी खोलने जा रहा है, कोई अगर कोई अपना प्रोजेक्ट कुछ भी बनाने चाह रहा है, तो सबसे पहले देखेगा कि मैं क्या, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे अंदर पूरी है, क्या मुझे कुछ और कोर्सेज करने हैं, क्या मैंने कोई मैनेजमेंट स्किल सीखनी है, कुछ करना है। फिर पिछले में उसके बाद क्या था, सेल्फ के बाद वो इन्वायरमेंट आता है। अब वो पूरा वो जो पिलर थे वो सारे, तो वो सारे जो है ना एक हाइपोथेटिकल सर्कल बना लें या कागज रख लें 4 हिस्से में, तो उनमें जाके पर्सन जो है ना एक जगह पे खड़ा हो, सोचे, फिर उस जगह से, ये हमें पहले सेल्फ से पीछे जाते हैं और पीछे जाके फिर दोबारा आए तो वो स्टेट होती है। तो वो चीज़ें आम बंदा भी कर सकता है कि वो अपने आप के साथ 4 कागज़ रखे और उसमें अपनी उस सिचुएशन में जाए और उसने वहाँ जो सोचा वहीं पे छोड़ दे, फिर अगली में जाए, ये बैक पे जाए, फिर जब इधर से आए तो उसकी वो स्टेट टोटली चेंज हुई होती है और वो टोटली कन्विंस होता है और वो न्यूरोलॉजिकल जो लेवल है वो बिल्कुल सही हुआ होता है। अब ज़रा इतने कम मतलब उस कोर्स में इतनी चीज़ें जो बेसिक भी बताना, फिर उसके ऊपर टेक्निक भी, ये थोड़ा सा, ये 6 महीने का कोर्स होता है, तो मैंने कुछ कोशिश की है कि कूजे में बंद करें कि बेसिक चीज़ें तो कुछ ना कुछ बताई जाएं। और जब ज़रा ये एक तरह से आपके दिमागों में नॉकिंग हो गई है, अब अगर आहिस्ता आहिस्ता जो सबकॉन्शियस में भी चला गया, कहीं ना कहीं आपके अंदर चेंज आएगी, आप और लर्न करेंगे, इसके लिए आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। अभी आपको लगा कि कुछ भी नहीं, हमें पता ही नहीं है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में गया है और ये नॉलेज खुद ब खुद आपको इम्प्लीमेंट करवाएगा और आगे भी चीज़ें आप सीखेंगे। और कहीं कोई अगर प्रॉब्लम ऐसे तो वो ज़रा पर्सनली उस बंदे के साथ कोचिंग की जा सकती है, उसके ये टेक्निक अप्लाई करके उसके अंदर के जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको निकाला जा सकता है। जिस तरह मैंने बताया कि ये PTSD के लिए है, नेल बाइटिंग के लिए, ओवर ईटिंग के लिए, और एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन,
फोबियाज, ये सारी चीज़ें और चुटकी में ख़त्म होती हैं। ये प्रॉपर तरीके से जब की जाए, जो मैंने आपको बताया, तो वो अगर सीक्वेंस से अप्लाई हों और जो अप्लाई करने वाला है वो अगर कॉम्पिटेंट है तो रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं हुआ तो जो अप्लाई करने वाला है उसे मोडेलिटी नहीं पता थी, उसको सुजेस्टेबिलिटी नहीं पता थी, उसने इम्प्लीमेंट इन टाइम नहीं किया, कोई एक चीज़ मिस कर दी जिस वजह से थोड़े से रिजल्ट में झोल आता है, वो भी जो पर्सन होता है वो दोबारा करवा लेता है उसे वहीं पे। क्योंकि इसके बाद जो है ना फ्यूचर पेसिंग करते हैं, फ्यूचर पेसिंग में ही देखा जाता है कि वो क्लाइंट को ये बोला जाता है कि स्टेट ब्रेक करने के बाद कि अब आप इमेजिन करें कि आप जो है ना फ्यूचर में एक साल पहले 1 माह हो चुका है और आप ये एक्सरसाइज के बाद कैसे रहे, फिर 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, साल, 2 साल, 3, 5 साल, जब वो विजुअलाइज हो जाता है और वो उतने कदम क्लाइंट को चलाते हैं, तो वो जब चल के आगे जाता है तो उसी टाइम उनको लगता है कि चेंज हो चुका है। अब मैंने जितने क्लाइंट को चलाया तो वो जब 3, 4, 5 कदम चल के आगे जाते हैं तो वो कहते हैं और ऐसे उनकी स्टेट के वो इमोशनली बूस्ट हुए थे कि वो हो चुका है ऐसे, क्योंकि चीज़ वही मिलती है जब इमोशनली वो मैंने क्या बताया रिसोर्सफुल स्टेट में होंगे। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें, कोई अपने अपने एक्सपीरियंस बताएं, कैसा लगा? कुछ भी नहीं सीखा, कुछ सीखा? थैंक यू। मैं कहना चाहूँगी बहुत थैंक यू, बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, बहुत डिटेल में और बहुत एनर्जेटिकली एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छा समझ आया। नई चीज़ थी एनएलपी हमारे लिए, लेकिन आपने उसको बहुत ही आसान करके हमें सिखाया और बहुत सी टेक्निक्स, माइंडफुल एक्सरसाइजेस और मोडेलिटी जो कि बिल्कुल एक नई चीज़ थी हमारे लिए, ये सब हमारे लिए बड़ी आसान करके बताई और बहुत अच्छा ये जो 1.5 महीना हमारा गुजरा है वो बहुत ही अच्छा गुजरा है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा पढ़ाने के लिए और इतना टाइम देने के लिए और इतनी एफर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बस आप अपनी इम्प्लीमेंट करें, मेरे लिए यही काफ़ी है। और फिर जब आप क्लाइंट डील करेंगी और रिजल्ट अच्छा आएगा तो कितना अच्छा लगेगा मुझे। एग्जैक्टली अभी समझ आई कि कैसे हमने सबकॉन्शियस तक मैसेज पहुंचाने हैं और कैसे हमने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या हमारी मेमोरी उनको कैसे डिलीट करना है। बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था जो कि हमें इस तरह से नहीं पता था। नहीं, मतलब ये है भी डिफिकल्ट है ना, और बहुत मुश्किल से चीज़ें पता चलती हैं। और आज का मैं एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने आज एक क्लाइंट में इधर एक प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें जाती हूँ, तो उसमें ना मेरे पास जो क्लाइंट है तो मैंने नोटिस लिया कि मैं जिस तरह से मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे हाथ ऐसे थे उसके भी ऐसे थे, और जैसे जैसे पहले वो ऐसे ही ला रही थी फिर मैंने देखा कि मेरे ऐसे, थोड़ी देर बाद मैंने देखा उसके भी ऐसे, तो वो इतनी रेपो बनी कि वो बातचीत भी और कंफर्ट लेवल भी। तो ये चीज़ें फिर बाद में अभी सीखते हुए मुश्किल लग रही हैं, जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो वो पता ही नहीं चलता कि वो रेपो आसानी से बन जाती है। वो स्टार्ट में मैंने थोड़ी सी 1-2 बार मैंने वो ये होता है कि ब्रेक ना हो, ये नहीं है कि एक दफ़ा स्टेट हमारी रेपो बन गई है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, तो बीच बीच में हम कोशिश करें ब्रेक ना हो, उसमें बॉडी लैंग्वेज हम करते रहें और उनके साथ जो है ना एग्रीमेंट भी लेते रहें। एग्रीमेंट ये है कि अभी जैसे मैंने आपसे कहा स्टार्ट में जो मैंने एक्सरसाइज करवाने लगी थी तो उसमें एक एनएलपी में एग्रीमेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया था तो उस वक्त भी मैंने इनको बताया था कि पहले एग्रीमेंट लें, अगर बच्चों से कोई बात करनी है तो उनसे अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें कहें ठीक है, आपने अच्छा किया। एग्रीमेंट के बाद अप्रिशिएशन करें, आपकी रेपो बिल्ड होगी। उसके बाद जब आपने ये बात कही कि ठीक है अभी आप कार्टून देखें, गेम करें, उसके बाद जो आप स्टडी करेंगे, अब बच्चे के या जो भी रेपो बिल्ड हुई थी वो माइंड में चला गया, वो स्टक है, वो उसके बाद वो स्टडी जरूर करेंगे। तो इस तरह से हमने रेपो बिल्ड रखनी है कि एक तो बॉडी लैंग्वेज बार बार मैच करते रहना है, अगर जब तक हमारा थेरेपी सेशन चलता है या फिर हमने कोई काम करवाना है तो उसमें जो है ना रेपो हमने मेंटेन रखनी है। उसमें ज़रा ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो इतनी काम करती है कि अगर कोई सोया हुआ है ना, आप उसकी ब्रीदिंग के साथ अपनी ब्रीदिंग मैच कर लें। अगर वो चेस्ट से ले रहा है, स्टमक से ले रहा है, डायफ्रामिक है, ब्रीदिंग भी डिफरेंट है ना, तो थोड़ी देर उसकी ब्रीदिंग के साथ बिल्कुल अपनी मैच कर लें। आप यकीन करें जब आप चेंज करेंगे ना अपनी ब्रीदिंग, आप अगर पेट से लेना शुरू कर दें तो जो सोया हुआ बंदा वो भी चेंज हो जाएगी, वो भी स्टमक
पेट से लेना शुरू कर देगा। फिर जब ये हो चुका है, ये दो यहाँ तक, पहले उनकी मैच की, फिर अपनी चेंज की, अब क्या हुआ, अब आपकी पेसिंग हो चुकी है। जो स्टार्ट वाली बात याद रखिएगा, पेसिंग हो गई, पेसिंग हो गई तो अब आप लीड करेंगे। लीड करने का मतलब होता है कि रास्ता दिखाना, सुजेशन देना, जो भी मर्जी आपके। अब अगर आप चाहते हैं, जो भी, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से कुछ करवाना चाहते हैं, वो मैसेज दें, ऊंची आवाज में दें, लेकिन साथ कहें कि मैं आपके, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। कहीं जाग गए तो पता चले क्या कर रही थी तुम, क्या ये बंदा बोल रहा है क्या कर, तो कहे मैं आपकी दुआ, जिंदगी के लिए दुआएं कर रही थी। लेकिन अगर चाहिए कि कल आप मुझे नया सूट लेके दे रहे हैं, आप देखिएगा दूसरे दिन बंदा आ रहा है, फिर रहा है, परेशान है, चलो चले मैं आपको सूट दिलवाता हूँ, आप पहले सूट पे ट्राई करें, फिर उसके बाद देखिएगा कि ये रिजल्ट काम कर रहा है कि नहीं। और ये देखिएगा कहीं पकड़ी ना जाए या बंदे वो पकड़े ना जाए, क्योंकि बंदे की आंख खुले तो कोई मेरे सामने कुछ बोले जा रहा है। तो हमेशा आप अगेन नॉलेज पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है। चीज़ें जब पता चल जाती हैं तो उनका सही इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतरीन है। बहुत से लाशोरी तौर पे, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हिप्नोटिक लैंग्वेज है, बहुत से लोग डबल मीनिंग वाली बातें करते और आधी बात करते, और आधी बात करने के बाद अगले को वो गलत बात कह देते और वो उसके लाशों में बैठ जाता है। उसकी सेल्फ एस्टीम हमेशा के लिए सेटल हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए सेटल हो जाता है। जिस तरह मैंने भी बताया, हम अक्सर बच्चों को हटो उठो वहां से दूसरे जगह पे बैठो, जगह दो। अब वो 25 सेकंड के लिए जब उठ के गया, तू तो निकम्मा ही है ना, इधर बैठ के बैठा ही रहता है। अब आज के सेशन में भी मैंने अल्फाजों पे जोर दिया, हमारे मुस्बत वर्ड्स होने चाहिए, और हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई कि जिसको लोग हिप्नोटिज्म या क्या कुछ कहते हैं वो हम खुद तो हैं। वो जो सीख के करते हैं तो वो पर्पसफुली करते हैं, और ये आपको पता चल चुका है कि हम उस वक्त हाई सुजेस्टेबिलिटी में होते हैं, बेहोश नहीं होते। जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो लोग बेहोश करके लूट देते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं, ये मिथ है। उसमें हाईएस्ट सुजेस्टेबिलिटी है। आपने अभी देख ली सुजेस्टेबिलिटी क्या है। एनएलपी और हिप्नोथेरेपी ये ये इकट्ठी इस्तेमाल होती हैं। कुछ कुछ चीज़ें मैंने हिप्नोथेरेपी की भी बीच में साथ साथ बता दिया कि ये ट्रांस और ये सारी चीज़ें क्या हैं, और कब जो है ना शऊर और लाशऊर का गेट खुलता है। मैंने इतनी क्लियर और इतना डिटेल आम फेम अल्फाज में चीज़ें बताई हैं ताकि बंदे इस्तेमाल कर सकें। जो पहले से हम अगर हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जिसमें इफ़ और देन है, ये काज एंड इफेक्ट वाली है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो अगर हम इसमें अच्छा इस्तेमाल करें कि बच्चे को कहेंगे कि अगर आप स्टडी अच्छी करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप सक्सेसफुल होंगे। इफ एंड देन का इस्तेमाल अच्छे पॉजिटिवली करते रहे। फिर वो जो हिप्नोटिक लैंग्वेज थी उसमें जनरलाइजेशन, डिलीशन, डिस्टॉर्शन की बातें हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। डिनाइल होते हैं, जो लोग डिनाइल में वो अक्सर दूसरों पे ब्लेम कर रहे होते हैं कि वो भी तो ऐसे कर रहा है, ये भी तो ऐसा कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, अगर हमें पता चल जाए तो हम दुरुस्त कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द देखें कौन से लोग हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मेटा मॉडल, जो मेटा मॉडल है वो करेक्शन है। जो कोई कभी आधी बात करेगा तो अगला अगर मेटा मॉडल यूज करने वाला है तो वो करेक्शन करेगा, और वो जो करेक्शन की जाती है वो फिर इंसान बाजुकात उसकी इंसल्ट भी होती है। आपके लिए तो फायदा हो जाएगा लेकिन वक्त ही आपको इंसल्ट लगेगी, क्योंकि बाज का जब आधी बात या एम्बिग्यूस बात होती है तो जो मेटा मॉडल यूज करने वाला होता है तो वो फिर आगे से क्वेश्चन करता है। जो मैंने आपको भी बताया कि जो कोई ऐसी चीजें होती हैं तो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी इनको कहते हैं। खुद से क्वेश्चन करें, अच्छा मेरे पास क्या सबूत है, मेरे पास क्या रियलिटी जो मैं ऐसे सोच रही हूँ। तो इस तरह हम जब सेल्फ क्वेश्चनिंग भी करते हैं तो रिफ्रेमिंग होती है, हम चेंज होते हैं और ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो इसी तरह जब दूसरे अगर कोई इस तरह का बात करते हैं तो हमें उन्हें वहाँ पे क्वेश्चन करना चाहिए। वक्ती उनको भी लगेगा, वक्ती आपको भी लगेगा कि ये इंसल्ट कर दिया, लेकिन इन फ्यूचर उनका जो डिस्टॉर्शन हो रही थी, जो डिलीशन थी, जो जनरलाइजेशन थी, वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपने फिर उनको क्वेश्चन करना है। जो शुरू में मैंने बताया था कि जैसे वो कहेंगे कि कोई भी नहीं अच्छा, अच्छा कोई भी नहीं अच्छा, आप वही बात दोबारा करें, अच्छा आपके पेरेंट्स भी नहीं आपसे प्यार करते। तो जो मेटा मॉडल यूज करने का एक और मैं बताऊं कि जैसे मेरे जानने वाले हैं
तो उन्हें पता तो नहीं है कि उन्होंने मेटा मॉडल यूज़ किया, लेकिन हम यूज़ कर रहे थे। तो उन्होंने, उनकी बेटी ने उनसे कहा कि बाबा, वो चुप करके बैठी थी और फादर आए, तो फादर ने सोचा कि उन्होंने जज कर लिया, बच्चों के साथ तो फादर अटैच होते हैं। बच्ची से पूछा कि आपको क्या मसला, आप क्यों परेशान हैं? तो बच्ची ने बताया कि बाबा फादर के काफ़ी ज़ाहिर है बातचीत करने से रेपो बिल्ड के बाद ही बच्ची ने फिर जब बताया कि मामा मुझसे प्यार नहीं करती, तो उन्होंने पूछा वो ऐसा क्या करती हैं कि आपको लगता है कि आपसे प्यार नहीं करती। अब देखें कैसे और कैसा, मैंने स्टार्ट में कहा था कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्वेश्चन कैसे हुआ, वो ऐसा क्या करती हैं कि आपको, यही बात अगर एक आम बंदा जो मेटा मॉडल नहीं यूज करेगा तो उसको किसी और तरीके से बात करेगा। तो अब उसने कहा कि बाबा, जब आप आते हैं तो मामा जो है आपका बैग लेके रखती हैं, आपको पानी देती हैं, जब मैं आती हूँ तो मेरे साथ ऐसा नहीं करती। तो अब देखें कि अब बाप ने बेटी को जो है ना मेटा मॉडल यूज किया कि उन्होंने कहा कि अच्छा वो क्या करें तो आपको लगेगा कि वो आपसे प्यार करती हैं। अब देखें एक चीज क्लियर भी हो गई, जो उनके अंदर चीज थी वो खत्म हो गई। तो हमने इस तरह के क्वेश्चन करने हैं कि क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है, क्या मतलब कैसा हुआ जो आपको ऐसे लगा। तो जब अगर हम इस तरह से क्लैरिफिकेशन अपने रिलेशनशिप में बच्चों को इस तरह से करेंगे तो हमारी एक रेपो भी बिल्ड रहेगी। जो इंसान के अंदर लिमिटिंग बिलीव जा रहा है, जो अपने से मीनिंग्स, हम खुद से माइंड रीडिंग भी बहुत चीजें आती है ना, कि जो एम्बिग्यूस, जो ऐसी इल्यूजन वाली बातें होती हैं। तो मैंने बताया कि हमारे माइंड में बाहर से 20% इंफॉर्मेशन आई, 80% खुद से बात कर दी। चॉइस है ना। अब मैंने जैसे स्टार्ट में बताया कि बच्चे को कि मैं तो कुछ नहीं बन सका, तुम कुछ करके दिखाना। अब उसके पास दो चॉइस थी, वो एक तो वो चैलेंज कर लेगा, दूसरा वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो यही चीज़ है कि हमारे माइंड के पास है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरे दूसरे नहीं कर सके, मैं भी नहीं कर सकूंगा। तो इस तरह से हमारा दिमाग खुद से भी जो है ना चीज़ों को अज्यूम करता है और जनरलाइज भी। आपको एक रिजल्ट मिला, कभी एक दफ़ा फेल हुए तो उसको सारी ज़िंदगी में, तो वो हमारा पास्ट का रिजल्ट, वो बिलीफ सिस्टम बन गया कि मुझे फलां दफ़ा जो है ना मुझे नहीं हुआ था तो अब भी नहीं होगा, मैं तो हो ही नहीं सकता। तो वो जैसे जैसे हम बोलते हैं, सारा कुछ तो हमारा यकीन है, जो हम जैसा यकीन रखते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। तो अपने यकीन को बदलेंगे, पॉजिटिव यकीन रखेंगे अपने बारे में, सेल्फ एस्टीम अपनी अच्छी रखेंगे तो सब कुछ। और फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे सबकॉन्शियस में कुछ ट्रॉमास, कुछ ऐसे स्ट्रेस जो कि हमारे सबकॉन्शियस में घर कर चुके हैं और बाहर अग्रेशन आ रही होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ सुप्रेस मेमोरीज होती हैं। और उनको अगर किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो एक साल, इमेजिन करें कि एक साल, अपने आप को एस्टिमेट करें कि मेरे पिछले एक साल से लेके इस साल तक मेरा ये प्रॉब्लम बड़ा कितना है। मैं अगर किसी प्रोफेशनल के पास जाऊं तो जो मैं उसको पे करूं, तो ये उस साल में जो मैंने तकलीफ उठाई, या आने वाले दिसंबर है, नेक्स्ट ईयर के दिसंबर तक देखें कि मैं एक साल के अंदर कितना और वर्स हो जाऊंगा या जाऊंगी अगर मैंने अपने इस छोटे इशू को रिजॉल्व ना किया। तो जब इसको लॉस और बेनिफिट पे देखेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा है कि हम जो है ना किसी भी प्रोफेशनल के पास जाएं तो बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। हमारा एसी ख़राब होता, मैंने स्टार्ट में भी शायद किसी और क्लास में मैंने ये एग्जांपल दी थी कि घर में डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। अगर वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई तो उसी मैकेनिक के पास जाएंगे, अगर एसी ख़राब हो गया तो उसके मैकेनिक के पास जाएंगे, वो रिफिल करेगा गैस। वो दोनों प्रोफेशनल, तीनों प्रोफेशनल घर में बैठे, मैथमेटिशियन बैठे, दूसरे बैठे, लेकिन उन्होंने खुद नहीं करना। इसी तरीके से जब हमारे बाकी सारे स्पेशलिस्ट हैं तो हमारे दिमाग के स्पेशलिस्ट भी होते हैं। उसमें मेडिसिन का भी रोल है। मेडिसिन उस सूरत में दी जाती है जब इंसाइट नहीं होती, और बहुत ऐसे हालात होते हैं तो उसमें थोड़ा ये बूस्ट किया जाता है कि इंसान को इंसाइट आ जाए। उसके साथ थेरेपी है। थेरेपी के बगैर अकेली मेडिसिन कुछ नहीं करती, क्योंकि मेडिसिन एक हद तक आपको लिफ्ट करके ले आई, उसके बाद जो आपके बिलीफ सिस्टम है, जो आपके अंदर मेमोरी सुप्रेस हुई हुई है, जो वो जब तक नहीं निकलेंगी उस वक्त तक नहीं आपके अंदर से प्रॉब्लम रिजॉल्व होना। ये टेस्टिमोनियल भी हैं, कुछ लोगों ने ये देखा भी है कि मैंने कोई 3-4 माह पहले या 5 महीने पहले मेडिटेशन करवाई थी, और एक बच्ची थी कि जिसको उसने बहुत टाइम तक उसने जो है ना सफ़र किया, और उसने फिर साइकोलॉजी ऑप भी की। उसने कहा कि उसको साइकेट्रिस्ट ने, बाकियों ने कहा कि तुम ये पढ़ लो,
लेकिन उसका जो प्रॉब्लम था, उन सब ने उसे कहा कि जब तक आपके अंदर से ये नहीं निकलेगा सबकॉन्शियस से, उस वक्त तक प्रॉब्लम रहेगा। वो उसका बस अल्लाह की तरफ से भी होना था, और उससे वो सिर्फ मैंने सिंपल मेडिटेशन करवाई और उसका रिजॉल्व हुआ। और उसका टेस्टिमोनियल है, उसने वो मेरी जो मेडिटेशन की वीडियो पड़ी है 5 नंबर है, उसमें उसने बताया, वो ऑनएयर उसने बताया था कि बाकियों को भी फायदा हो। तो वो उसका निकला, उसने कहा मैं कहाँ कहाँ नहीं गई, मैं किस किस के पास नहीं गई। उसके कुछ पास्ट के 1-2 ट्रामास थी, तो उसके वो निकले, वो माशाल्लाह अब अच्छा सर्वाइव कर रही है। 7th सेमेस्टर में थी साइकोलॉजी के, तो फिर उसको वो भी क्विट कर गई थी, और उसके बाद अब दोबारा से उसने ये ज्वाइन किया। तो चीज़ें जब तक हमारे सबकॉन्शियस से नहीं निकलती उस वक्त तक प्रॉब्लम रहता है, वो एग्रेशन की सूरत में आती हैं। अभी मेरे पास ज़ाहिर है आप लोग भी काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन आज मेरा दिल, एक क्लाइंट से मेरा इतना दिल वो हुआ है कि वो टीन एज के लिए है। मतलब NLP से हट के मैं आपसे बात शेयर करना चाह रही हूँ और बताना चाह रही हूँ कि बड़ा दिल अफसोस हुआ है, और मेरा दिल चाहता है मैं कैसे पेरेंट्स को भी सबको बताऊं और टीन एज को भी कैसे बताऊं कि बहुत ज़रूरी है अपने पेरेंट्स से दोस्ती करना। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें। ये फ्रेंड्स, ये उस वक्त उनकी रेपो बहुत बिल्ड हुई होती है, वो बिल्कुल एक दूसरे के दिमाग में घुसे होते हैं, वो एक दूसरे के सबकॉन्शियस में होते हैं। उस वक्त नए हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, माशरे की अलग डिमांड होती है, बच्चों के अंदर की और डिमांड हो रही होती है, पेरेंट्स की और रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और बच्चे अपने दोस्तों की तरफ जाते हैं, और दोस्त बच्चों को रोकते नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं के साइज के, उन्हीं के एज के, उन्हीं की उम्र के, उन्हीं के अक्ल के तो होते हैं। वो उनको कैसे बता सकते हैं कि ये गलत है, ये सही है। वो उनको उन्हीं रास्तों पे लेके जाते हैं जो कि सही नहीं होते। और वहाँ के रास्ते, मेरे पास एक बच्ची आई, वो 12 साल हो चुके हैं, वो किसी ऐसे स्नोबॉल में लिपटी है कि अब उसके ऊपर ग्लेशियर है, और लगवाया दोस्तों ने, फ्रेंड ने लगवाया। और ये जो बच्चे हैं, इनके साथ अपनी दोस्ती खुद बनाए रखें, उनके साथ रैपो बिल्ड करें, और बच्चों को गलतियों की इजाज़त दें, और उनके लेवल पे जाके समझें। बच्चों के लेवल पे, जब हम वहाँ पे थे हमसे भी गलतियाँ हुई हैं। अब हम पेरेंट्स से, हम बीइंग अ पेरेंट सोचते हैं, हम कभी उनके जूतों में पाँव डाल के नहीं देखते, हम बच्चा बन के नहीं देखते। इसलिए हमसे कोई भी गलती है वो बर्दाश्त नहीं होती। कोई मिस्टेक है, कोई तोड़ फोड़ हो जाती है, कोई गलती करते, बच्चे गलतियों से सीखते हैं। और बच्चे की गलती को इग्नोर करें, बच्चे को इग्नोर ना करें, क्योंकि जब एक दफ़ा चीज़ें ख़राब होती हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, और जब नहीं बताते वो ऐसी दलदल में जाते हैं कि उनकी वापसी मुश्किल होती है। इसलिए सब पेरेंट्स को यही कहूँगी आप सबको कि अपने बच्चों से दोस्ती करें, उनकी गलतियों को इग्नोर करें, और कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है 2 मिनट के अंदर रिजॉल्व करें। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। बच्चे देर से आते हैं, जिनके बड़े हैं, बच्चे ने कोई गलती कर दी, आप उनको एहतजाज अदब के साथ, मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, आपने ऐसा किया, थोड़ी देर खामोशी, ब्रेक। 2 मिनट के बाद बच्चे के साथ गले लगाएं, उसको थपकी लगाएं कि मुझे आपकी परवाह है, मैं आपसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, आप जो है ना, मुझे आपकी ये चीज़ें ठीक, बस वो इतनी हमारी पूरी तमीज़ चली जाती है। हमने तमहीद नहीं बांधनी। स्टार्ट एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन उसके बाद जो उस वक्त कन्फ्लिक्ट हुआ उसको ख़त्म कर दें। वो एक स्नोबॉल की तरह लंबा ना चले। हम उस वक्त के इन कन्फ्लिक्ट, पास्ट के कन्फ्लिक्ट, आने वाले के खदशात सारे रोल बना के एक बॉल बना के ले आते हैं, और उनका दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है। और हम सब करते हैं उसमें, मैं भी हूँ, मैं भी मदर हूँ, आप लोग भी हैं। हम फ़ौरन रिजल्ट चाहते हैं। एक चीज़ और जो हमारी कन्फ्यूजन ये होती है कि हम सोचते हैं कि बच्चे हमारे ख़राब हो जाएंगे, सही ट्रेन नहीं होंगे, तो हमारी जो मॉडलिंग हो रही है ना, वो हमें देख रहे हैं। हम जो करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हमें बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो मॉडलिंग है, जो नॉन वर्बल है, वर्बल भी है, ये सारी हमारी जो वो मॉडलिंग है वो हो रही है, वो स्किल है। बच्ची जब बड़ी होती है तो वो वही माँ का रोल अदा कर लेती है, कैसे उसने अपनी माँ को देखा है, उसने सीखा है वहाँ से। इसी तरह बच्चा जब देखता है, वो जेंडर रोल में आता है तो वो फादर का रोल कर लेता है। तो हम तो ये सोचते ही नहीं है कि हम खुद अपने घर का माहौल ठीक रखें।
हम आप अपना उस टाइम का सही रखेंगे तो जब वो उस रोल में जाएंगे तो वो सही होंगे ना। वो बचपन है, एक स्टेज है, वो स्टेज गुजरेगी। हम चाह रहे हैं ना अगली स्टेज में ठीक हो, तो अगली स्टेज में हम उनके मॉडल हैं। हमने जब सही होना है तो बच्चे खुद ब खुद सही होंगे। तो जब वो बच्चे हैं तो उनको गलतियों की इजाज़त दें और उनको उस टाइम पे एज अ बच्चा ऑब्जर्व करें। हम उनको एज अ एडल्ट ऑब्जर्व करते हैं कि ये बड़े होके भी ऐसा ना करें। वो तो बच्चे हैं, बच्चों को तो इजाज़त, मतलब गलती तो हर इंसान को उसका राइट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने डाला है, इंसान गलती कर सकता है, खता का पुतला है, इसीलिए अल्लाह ताला ने माफ़ी भी रखी है। तो उसको आज उनको गलतियां करने दें और खुद समेटें। आज हम उनके साथ हैं, उनकी गलतियों को समेटें, उनको बताएं। और अगर वो गलतियां उन्होंने तो करनी वो छुप के करेंगे, फिर हमसे छुपाएंगे भी। वो छुपाएंगे तो फिर एक टाइम पे तो वो उस वक्त जाहिर होंगी कि जब ना वो कुछ कर सकेंगे ना हम कुछ कर सकेंगे। जी कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, वरना अच्छे नोट पे की। और बाकियों ने तो शेयर भी नहीं किया अपना एक्सपीरियंस। मिसबा कह रही है कि ये बहुत वंडरफुल था एक्सपीरियंस लर्निंग का। ये अगर आप सबके सामने बोल देना, क्योंकि आपकी आवाज़ भी तो सुने। मिसबा बोल दो ना। ये थी आजान, आप भी बोले। ओके, मिसबा कह रही हैं यहाँ पे गेस्ट है इसलिए नहीं बोला। निम्रा आप भी अपना थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें, दूसरों के लिए मोटिवेशन होती है ना। निम्रा क्या करिए, वो कह रही है मैं बोल रही हूँ लेकिन आवाज नहीं आ रही। म्यूट तो नहीं है, निम्रा का कहाँ है? निम्रा का माइक कहाँ है? आप अच्छा ये अनम्यूट करूं? यहाँ से तो म्यूट नहीं है, क्योंकि बाकी उन्हें तो अनम्यूट किया। आप अपना कोई उधर से होगा। आपकी तरफ से म्यूट है। अच्छा, निम्रा की तरफ से इशू है। मरियम आप कुछ बोले, कैसा लगा? दरबार कर रही हो? चलें ठीक है फिर जी। वालेकुम सलाम जी। और बहुत अच्छा आपका ये कोर्स था, बल्कि मैंने तो बहुत कुछ सीखा है इसमें। स्पेशली मैंने एंकरिंग सीखी है, मोरालिटी सीखी है, और मुझे सबसे बड़ी बात कॉन्शियस का और सब कॉन्शियस का पता चला है इसमें। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल पता चली है, फिर पता चले हैं जो मुझे नहीं पता थे। और सबसे बड़ी बात ये कि पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव आउटकम, ये चीज़ मैंने इस कोर्स में सीखी है, जिसका मेरा बिलीफ भी इस पे बना है कि बिल्कुल चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है। इससे पहले उस तरह का मेरा यकीन नहीं था जितना इस एनएलपी के बाद हुआ। और सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ आए हैं, बच्चों की तरफ आए हैं, उनका पता चला है, तो मेरे लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल था और बेनिफिशियल था। बहुत चीज़ें मैंने इससे सीखी। थैंक यू। और आपकी बड़ी एफर्ट थी, आपने इतने आसान जुबान में इसे समझाया और इतनी आपकी स्लाइडें समझ आने वाली थी और सब कुछ था। थैंक यू सो मच।
डेफिनेटली जब हम अपनी ज़ात से निकलेंगे तो अपने बच्चों को देखेंगे, अपने बाकी रिलेशन को देखेंगे। स्टार्ट में तो शायद हम इसलिए आए थे कि हमने बेटे को ठीक करना, बेटी को ठीक करना है, फलाने को ठीक करना, फलाने को, लेकिन उन सबको ठीक करने के लिए मुझे भी तो ठीक होना होगा ना, कि मुझे पता होगा मैं ठीक हूँ। अब आपको पता चल गया कि मेरे अल्फाजों के साथ मेरी बॉडी लैंग्वेज मैच करेगी तो अगले को समझ आएगी। मैं अगर किसी स्ट्रेस में हूँ तो मैं कुछ बताना चाह रही हूँ तो वो तो काम ही नहीं कर रहा। बिल्कुल, स्पेशली जब मैंने ये सीखा ना कॉन्शियस क्या होता है और सब कॉन्शियसनेस क्या होता है, और सब कॉन्शियस में कैसे वो मैसेज आते हैं, इस चीज से सबसे पहले तो अपने ऊपर काम किया। अब ये चीज समझ आई है कि सब कॉन्शियस में हमने बच्चों के साथ वही चीजें बोलनी है जो हमने उन्हें काम करवाने हैं, और खुद पे भी वही चीजें अप्लाई करनी है जो हमने करना है। जो नहीं करना वो चीजें नहीं बोल रही। ये चीज भी मेरे लिए बहुत जो थी ना, एक नई चीज थी। नाइस। कौन फिल्टर, स्पेशली हमें फिल्टर्स का मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था, जो मैंने एनएलपी में बड़े अच्छे तरीके से सीखा फिल्टर के बारे में, बल्कि आपने वही करवाई भी थी, वो भी बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और मेरे घर में तो सब बच्चों ने भी किया, मैंने भी किया, मैंने अपने हस्बैंड से भी करवाई। वो जो एक दुकानदार था और वो ताजा था, बल्कि वो वाली, वो तो हम सब ने हफ्ता पूरा उसको एंजॉय करते रहे थे उस चीज से। बाकी ने भी किया होगा, वो एक एग्जाम्पल थी। जी, बच्चों ने की थी, वो बाबा के पास ले गए, बाबा आप बताएं, वो भी कर रहे थे, सब मिलके लगे हुए थे। सारी तरफ हुआ, पूरा घर कर रहा है। हमारी तरफ से मैंने भी सबसे करवाया और फिर पता चला कि किसने कौन सा क्या यूज कर रहा है। खैर मुझे तो अपने वो अंदाजा हो जाता है कि कोई क्या बोल रहा है, लेकिन आप जब खुद करते हैं ना तो उसमें से वो ये होता है कि आपके दिमाग से भी निकलता है, जो आप बोलेंगे आपको पता चलेगा। जब ये मोडेलिटीज पता चली तो देखें आधा स्ट्रेस तो वहीं पे खत्म हो गया। फिर हमें ये ही पता था, और हम इतनी अटैचमेंट और इतनी एक्सपेक्टेशन लगा के लोगों से बैठे होते हैं, तो उनकी तो मोडेलिटी ऐसी है, हमने उनको उन्हीं तरह उसी तरह से डील करना है। तो काफी चीजें यहाँ पे जो है ना, वो लव लैंग्वेज, जो लव लैंग्वेज थी वो तो मैंने पूछा ही नहीं, किसी ने उसके ऊपर काम किया वो मेरी रिसेंट अभी पढ़ता पड़ी है। बिल्कुल, वो जो अभी लास्ट लेक्चर में था तो वो भी अच्छा, उसमें एक प्रेफरेबल है, मतलब जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता तो बाकी लीस्ट भी हो सकती है। उसमें ये नहीं है कि एक ही हो सकती है, किसी की 2-3 भी हो सकती हैं, लेकिन कोई एक लैंग्वेज ऐसी होती है कि बंदा कहता ना ये ना हो, मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है क्योंकि ये मेरी कमजोरी है, तो वो चीज होती है। बाकी तो कोई दूसरी तीसरी भी हो सकती है। वैसे लव लैंग्वेज कुछ ऐसी टिप्स है ना, अब आप इनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ में, क्योंकि एकदम तो नहीं होता, लेकिन इसको वक्त पड़ने पे, ज़रूरत पड़ने पे इन चीज़ों को अप्लाई करके देखें, फिर आप देखेंगे कितना ट्रांसफॉर्म होते हैं। इंसान ट्रांसफॉर्म होता है, टोटली चेंज होता है। बिल्कुल। एक्चुअली आज के दौर में बच्चों के पास इतने रिसोर्सेज और इतने जो है वो एक्सपोजर्स हैं कि आपको उनके साथ लव लैंग्वेज करके आप अपनी बात मनवा सकते हैं। वो सही या जबरदस्ती या तो सही मनवा नहीं कर सकता, बिल्कुल आप ठीक है। 2 साल का बच्चा भी क्यों ना हो, बिल्कुल। और जब तक आप उससे इनसे प्यार से नहीं बात करेंगे तो आपको वो बिल्कुल नहीं मानेगा, बिल्कुल, क्योंकि उनको स्टिमुलस बहुत मिल रही है ना, उनके पास चीज़ें ऐसी आ गई हैं, उनका अटेंशन स्पेन इतना कम हो गया, और पहले तो ऐसी चीज़ें नहीं थी जितनी अब हो गई हैं। तो अब हमने और कॉन्शियस सुना है, क्योंकि अब तो हमें चीज़ें पता भी तो नहीं है ना, हमें तो इतने जो ऐप इतनी आ चुकी हैं, वो इतने तरीके हैं कि जिससे हम तो जान भी नहीं सकते। उनकी तो इतने टाइपिंग स्किल और ये सारी चीज़ें, तो पेरेंट्स को तो आराम से डज दिया जा सकता है। तो जब दोस्ती होगी तो वो सब चीज़ें शेयर करेंगे, फिर पता भी होगा कि क्या चीज़ें देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे, क्योंकि वो इतनी चीज़ें जो उनको इतने कम एज में वो चीज़ें एक्सपोजर उनका हो रहा है, तो वो चीज़ें तो बिल्कुल ठीक नहीं है। चलें जी, ऑलमोस्ट 2 घंटा हुआ, इसी वजह से कि मेरी ज़्यादा टाइम की क्लास होती थी। तो बहुत अच्छा मेरा आप सबके साथ एक्सपीरियंस रहा, आप जैसे ऑडियंस मिले मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे आप मेरे, बहुत अच्छा लगा। हर लम्हे मुझे आपसे भी एनर्जी मिलती रही। आज वो उमेरा नहीं आई, वो चली गई है, और बाकी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी सब्र से, तम्मल से मुझे बर्दाश्त किया और मुझे सुना।
तो आपकी मैं थैंकफुल हूँ, और सब आप मुझे बहुत अच्छे लगे। It और was no doubt wonderful and amazing program. थैंक यू मैम, थैंक यू। आप सब बहुत अच्छे थे, और आप लोगों से भी जब ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है तो मुझे भी एनर्जी मिलती। जब मैं अकेले पढ़ रही होती थी मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं मिलती। जब बात करती हूँ, क्वेश्चन आता है, तो उसमें भी मुझे वो ज़रा इंटरेक्टिव होता है और बहुत अच्छा लगता था। और मैम आपका भी थैंक यू। आप सबका जो नीलोफर हैं, लुबना, मिसबा, निमरा, मरियम, रहीला, मैम रुबीना, आयज़ा, और कुछ लोग चले गए, सबका मैं वन बाय वन शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सुना। और मुझे उम्मीद करती हूँ आप सबसे कि आप इसको अप्लाई करेंगे और अपनी लाइफ में कामयाब होंगे। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो टेक्निक अपने ऊपर भी और अपने क्लाइंट पे अप्लाई करेंगे और बहुत वंडरफुल रिजल्ट लाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। और बाकी जो चीज़, इंशाल्लाह। और आपका बाकी दूसरे लोगों से आप डिफरेंस होंगे, क्योंकि जो चीज़ें आप किसी की माइंड के साथ जब आपका कनेक्शन बन गया तो फिर आपने जो भी बात बोलनी है तो उसके लिए पॉजिटिव ही होगी, वो फिर उस पर वो तो चली गई, अब इम्प्लीमेंट उसका दिमाग करता रहेगा। हमारा काम है कि हमने उसके सबकॉन्शियस में पहुंचाना। तो रेपो बिल्ड के साथ हम जो भी पहले भी बोलते थे, CBT यूज़ हो रही है, REBT यूज़ हो रही है, जो भी चीज़ें, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं वो उसमें लैक रहे, तो इसमें तो लैक नहीं रहेगा। अगर किसी का ट्रॉमा रिमूव करना है तो वो पूरे का पूरा रिमूव हो जाएगा। उसमें जो टेक्निक्स आएंगी, उसमें जो हमने स्टेट ब्रेक करनी, ये सारी चीज़ें अगर 1 to 1 होगा वो तो और ज़्यादा बेहतर होगा कि हम सामने बैठे होंगे, तो उसमें तो फ्लास के टाइम वो चांसेस ही कम होंगे। ऑनलाइन भी काफ़ी चल जाता है, वो भी हो जाता है। जब आप 1 to 1, उसमें यह है कि आपकी जो वीडियो कॉल होगी ना, उसमें वो बहुत सी चीज़ें आप देखते हैं कि अब वो कर रहा है क्लाइंट या नहीं। मेरे पास कतर से खातून थी, जब मैंने उसको करवाया तो उसने वो बीच में हंसने लग गई, तो मुझे लग गया कि इसने तो अपने दिमाग से काम करना ही नहीं है ना, इसका तो फायदा ही नहीं। तो फिर वो पता चल जाता कि जिसने अपने माइंड से काम नहीं करना ना, तो फिर उसके तो ज़ाहिर बंदा पहले ही उसको जवाब दे देता कि नहीं। जो बंदा काम करना चाहता है ना, तो वो फिर दिमाग से काम करने के बाद कर लेता है। थैंक यू मिसबा। मिसबा ने लिखा है कि जज़ाकल्लाह। मिसबा ने लिखा है कि आने वाली Jazakallah, inshallah we will be part of your upcoming courses as well, and will implement these things perfectly. Thank you. I'm sure you will. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। और आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया, आप लोगों ने सुना और इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। Once again, thank you and Allah Hafiz. Best of luck, Razia. Best of luck. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। मैम थैंक यू सो मच। वेलकम, बस इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मिसबा अल्लाह हाफिज़, निमरा